बायो बिटुमेंस नेशनल हाईवे इनोग्रेटेड। तो बायो बिटुमेंस नेशनल हाईवे जो स्टार्ट हुआ है भारत के अंदर, वो स्टार्ट हुआ है महाराष्ट्र के अंदर स्टार्ट हुआ है अभी हाल ही में। नितिन जयराम गडकरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, उनकी तरफ से इसको इनोग्रेट किया गया है। लोकेशन कहां पे है सर इसकी? तो इसकी लोकेशन है नेशनल हाईवे नंबर 44 के ऊपर, नागपुर के अंदर है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर इसको बनाया गया है। आपका आप बेसिकली मिक्स करके 15% ऑफ बायो बिटुमेंस है। बायो बिटुमेंस जो है ना ऑब्टेन करते हैं क्रॉप रेजिड्यू से, जैसे फसलों के अवशेष से जो है ना आपका मान लेते हैं कि चावल का भूसा हो गया है, गेहूं का भूसा, पराली जिसको बोलते हो आप लोग, उससे एक्चुअली इसको तैयार किया जाता है। तो भारत का पहला बायो बिटुमेंस नेशनल हाईवे महाराष्ट्र के अंदर जो है ना इसको अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है। अच्छा सवाल है, भारत में पहली बार जो भी कुछ होता है फर्स्ट इन इंडिया, वो सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए, याद करने वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। नेक्स्ट आता है कि सिक्योरिटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला एआई डेटा बैंक किसने लॉन्च किया है? Who has launched India's first AI data bank to boost security and innovations? तो सिक्योरिटी और इनोवेशन को बूस्टअप करने के लिए एक्चुअली लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जितेंद्र सिंह है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मंत्री हैं। उन्होंने सिक्योरिटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला एआई डेटा बैंक है उसको लॉन्च किया है। सॉरी तो इंडिया का पहला एआई डेटा बैंक जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। एआई डेटा, एआई का मतलब क्या होता है सर? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना करते हैं हम लोग। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है ना हमारे पास में, सबसे पहले इसको लेके कौन आए थे? आप लोगों को ये भी एक छोटा सा सवाल है, वो याद रखना ही चाहिए कि एआई को कौन लेके आए थे, एआई के फादर कौन कहलाते हैं? तो फादर ऑफ एआई जो है उनका नाम तो है जॉन मकार्थी। उनका नाम है जॉन मकार्थी। जॉन मकार्थी एआई के फादर हैं और इन्होंने 1956 से लेके 1960 के बिटवीन जो है ना कंसेप्ट को दिया था। और एक बात और याद रखना है, इन्होंने ही LISP यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज भी बनाई थी जो एआई में यूज होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आज के टाइम में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे डेटा बैंक की बात करते हैं हम लोग, तो एक बहुत बड़ा डिजिटल डेटाबेस जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज होने वाला डेटा को स्टोर कर सको आप लोग, ठीक है? या यूं समझो एक आर्टिफिशियल ब्रेन ही बना दिया। जैसे हमारे दिमाग में बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, ऐसे ही एआई डेटा बैंक के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग का डेटा स्टोर कर देंगे, मशीन कैसे काम करती है, मशीन का पैटर्न क्या होगा, या कोई डेटा को पहचानने के लिए क्या पैटर्न होगा, डिसीजन मेकिंग के कंसेप्ट हो गए, नॉलेज कैसे यूज करनी है, वो सब डेटा यहाँ पे स्टोर कर दिया जाएगा। और इसके अंदर जैसे ना कई टाइप का डेटा होता है आपका, जैसे एआई डेटा बैंक में आप लोग मान लो टेक्स्ट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, आप वीडियो डेटा स्टोर कर सकते हो, आप ऑडियो डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है? आप लोग एनिमेटेड डेटा है वो स्टोर करते हो, मतलब एनिमेशन वाला डेटा हो गया आपका, इमेजेस वाला डेटा हो गया कह सकते हो आप लोग, तो इमेज डेटा स्टोर कर दिया। तो ऐसे टाइप का बहुत सारा मल्टीपल डेटा हम स्टोर करते हैं। आईओटी जो दुनिया है ना आने वाली, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको बोलते हैं हम लोग, मतलब इंटरनेट से चीजें कंट्रोल करना, अपने घर का लॉक अनलॉक करना इंटरनेट के थ्रू करना, एसी ऑन ऑफ करना इंटरनेट के थ्रू करना, ये आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसको बोलते हैं हम लोग। उसमें भी इस एआई डेटा बैंक का जो है ना वो यूज होगा, आपका सिक्योरिटी के लिए भी यूज होगा। ये डेटा बहुत सारा कलेक्ट कर लिया जाएगा, इंटरनेट से सारा डेटा कलेक्ट करके डेटा स्टोरेज में भी हेल्प सिक्योर तरीके से रखा जाएगा उसको। तो एआई डेटा बैंक जो है ना हमारा रियल लाइफ के अंदर जो है वो चीजों को और अच्छे तरीके से पहचानने के लिए, जैसे मान लेते एक मशीन के आगे कुत्ता लाके खड़ा कर दिया जाए तो मशीन इन फ्यूचर में बोल के बता पाएगी ये डॉग है, बिल्ली लाए तो ये बिल्ली है, गधा लाए तो ये गधा है, ये इंसान लाए तो ये इंसान है, ये महिला है ये पुरुष है। ऐसे चीजों को देख के एक इंसान हम बता सकते हैं ना, मेरे आगे कोई सामने भैंस है तो मैं बता दूंगा ये भैंस है, कोई कहेगा नहीं नहीं सर ये तो भैंस नहीं है ये तो घोड़ा है, मैं कहूंगा यार घोड़ा और भैंस में तो बहुत फर्क है। अब मुझे ये फर्क समझ में आ रहा है तो ये फर्क मशीन को भी समझ में आएगा। कैसे फर्क समझ में आएगा? एआई से समझ में आएगा। और एआई को कब समझ में आएगा? ये फर्क कैसे पता लग रहा है मुझे? मेरे दिमाग में डेटा स्टोर है। क्या स्टोर है? कि घोड़ा अलग है, भैंस अलग है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अब इन दोनों की अलग अलग पहचान मेरे दिमाग में स्टोर है ना, यही मुझे एक मशीन में स्टोर करनी है बस, और बस वो देखते बता देगा।
तो ये होगा, सिक्योरिटी में भी बेनिफिट होगा ये। और कैसे डेटा सिक्योर कैसे करेगा? डेटा सिक्योर इन द सेंस, जैसे आपने कैप्चा पढ़ा होगा, कैप्चा रिकैप्चा यूज भी करते होंगे आप लोग, किसी जगह पे आप फॉर्म वगैरह भरते हैं या कोई बैंक ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कैप्चा रिकैप्चा लगाते हैं वहां पे, ये ह्यूमन है या नहीं है इस चीज को वेरीफाई करता है वो। तो ऐसे ही क्या करेगा, क्लाउड में डेटा स्टोर कर दिया जाएगा, लार्ज डेटा क्लाउड में रहेगा और उसको एक्चुअली वेरीफाई किया जाएगा बार बार आपसे, बिना वेरिफिकेशन के, बिना आपकी ऑथेंटिसिटी के डेटा वहां से निकल नहीं पाएगा। तो फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा सिक्योरिटी के मामले में, तो ऐसा कहना है मंत्री साहब का। भारत और कजाकिस्तान ने टाइटेनियम स्लैग के प्रोडक्शन के लिए किस भारतीय राज्य में एक जॉइंट वेंचर बनाया है? इंडिया एंड कजाकिस्तान हैव फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम स्लैग इन विच इंडियन स्टेट। तो टाइटेनियम स्लैग के साथ में बनाया है ये, इस राज्य का नाम है ओडिशा राज्य। IREL है, यानी कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ Atomic Energy DAE and Kazakhstan have signed an agreement। एक्चुअली टाइटेनियम स्लैग क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। टाइटेनियम स्लैग का मतलब है कि बायो प्रोडक्ट होता है ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड का, और प्रोडक्शन पर्पज के लिए इसका यूज कर रहे होते हैं हम लोग। ये TI स्लैग बोलते हैं इंडिया के अंदर, ये हमारे इंडस्ट्रियल यूज के लिए आता है और भारत इसका जो है ना आपका यूज करने वाला होगा। और इसका एक जॉइंट वेंचर प्रोडक्शन टाइटेनियम स्लैग का हमने स्टार्ट किया है। कहां पे सर? वो हमने स्टार्ट किया है ओडिशा के अंदर स्टार्ट किया है, ध्यान रखना आप लोग। तो ओडिशा का है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओडिशा के अंदर नाम एक गोल्डन बीच है, आपने सुना हो तो ओडिशा में गोल्डन बीच है, और गोल्डन बीच को ब्लू फ्लैग बीच का टैग मिला हुआ है। अभी इंडिया में टोटल ब्लू फ्लैग के बीच जो है ना 18 हो चुके हैं, 18 ब्लू फ्लैग बीच हो चुके हैं, लेकिन गोल्डन बीच जो है ना ये उड़ीसा का है, ध्यान रखना आप लोग। ये ब्लू फ्लैग क्या होते हैं सर? ब्लू फ्लैग का मतलब है दुनिया में सबसे साफ, ठीक है ना, दुनिया में सबसे साफ जो जगह है या बीच होता है ना, उसको आप लोग समुद्री का किनारा कह लो, समुद्र तट का हिस्सा कह लो आप लोग, उसको आप लोग कहने वाले हो क्या? गोल्डन फ्लैग बीच के नाम से जानोगे आप, मतलब सॉरी ब्लू फ्लैग के नाम से जानोगे। गोल्डन फ्लैग तो उसका नाम है, या गोल्डन बीच तो नाम है उसका उड़ीसा वाले का। और टाइटेनियम स्लैग है ये आपका। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है ना, इसका कलर कैसा होता है? ये व्हाइट पाउडर जैसा सा रंग होता है इसका, कोई खुशबू वगैरह इसकी नहीं आती है इतना। और इसका बताऊं ज्यादा यूज कहां करते हैं हम लोग? इसका यूज ज्यादा करते हैं टाइटेनियम स्लैग का हम लोग पेंट बनाने में। और जनरली जो आपका व्हाइट कलर का पेंट होता है ना, व्हाइट कलर का पेंट इंडस्ट्री के अंदर व्हाइट पेंट होता है, वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। पेंट इंडस्ट्री में व्हाइट कलर का पेंट बनाने में बहुत यूज करते हैं। इसके अलावा जो है ना आपका जो सनस्क्रीन जितनी भी होती है आपके, लड़कियों को तो शायद पता होगा, ठीक है ना, गर्ल्स शायद ज्यादा समझ जाएंगी, हम लड़के लोग तो चलो फिर भी नहीं यूज करते। आई डोंट नो खैर बाकी करते हैं, पर मैंने कभी सनस्क्रीन यूज नहीं किया तो मुझे ज्यादा पता नहीं है। लेकिन हाँ, इसका थ्योरेटिकली पता है कि सनस्क्रीन के ऊपर कभी पढ़ के देखना, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा क्या? TiO2 देखने को मिल जाएगा। ये यूवी रेज से प्रोटेक्शन देती है, आपकी अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन देती है। यूवी रेज से हम लड़के लोग ना लें वो ही बहुत बड़ी बात होती है, पर ये सनस्क्रीन यूज करना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। हमारा नाना ही मतलब बहुत बड़ी कृपा ही है समझो, ये हम नहा लिए उठ के, इतना चेहरे पे क्रीम वगैरह लगाना, चेहरे का ख्याल रखना, ना शायद किसी जन्म में हो तो हो, इस जन्म में तो शायद ना हो, ठीक है। एनीवे खैर TiO2 यूवी रेज प्रोटेक्शन। अबे यूवी में भी कौन सी सर? यूवी भी 3 टाइप की होती है, ध्यान रखना ये भी आप लोग। एक होती है UVA होती है, एक UVB होती है, एक UVC होती है, 3 टाइप की होती है ये। UVC तो धरती पे आती ही नहीं है, UVC धरती पे है ही नहीं, ये तो आ जाए तो वैसे ही मार दे, ठीक है, ना ही आए तो बढ़िया है। UVB से हमारी ओजोन लेयर जो है O3 वो प्रोटेक्शन दे देगी हमें, ठीक है, ये भी हो गया काम। UVA जो है ना आपका, ये धरती पे आती है, इससे हमारी बॉडी में विटामिन D है वो भी बनता है एक तो, ठीक है ना, एक तो विटामिन D भी बनता है इससे, और इससे ही हमें हमारे स्किन के ऊपर जो है ना टैनिंग आती है। आप धूप में कई बार ऐसे चलते रहते हो ना, और चलते चलते कई बार ज्यादा देर धूप में खड़े रह जाओ, बहुत देर धूप में खड़े रहना हो, या तुम किसी लड़की को देखना हो कितना चेहरे को प्रोटेक्ट करके निकलती है, तो उसको पता है कि वो UVA से बचना चाहती है। खैर उसको पता है कि नहीं पता, पर UVA से वो इतना पता है कि धूप से टैनिंग आती है। तो UV में से
यूवीए से प्रोटेक्ट होना चाहती है वो, ठीक है ना। तो पूरा ऐसे दुपट्टे वुपट्टे बांध के एकदम आंखों पे चश्मा वश्मा लगा के, हाथों में यहाँ पे ग्लव्स दस्ताने वगैरह पहन के, स्कूटी पे कभी कोई लड़की निकलती है ना, एकदम गुंडी बन के निकलती है वो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो यूवीए से प्रोटेक्ट होना चाहती है। और यूवीए से प्रोटेक्ट होने के लिए ही वो क्या करेगी, चेहरे पे सनस्क्रीन लगाएगी। उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर TiO2 होगा, वो अब भारत के अंदर बनने वाला होगा, जॉइंट वेंचर बनेगा उड़ीसा के अंदर जॉइंट वेंचर आपका। इस यूवी का और भी काम है, इस यूवीए से आप लोग वाटर ट्रीट भी करते हो, ठीक है ना, वाटर ट्रीटमेंट भी। आप अपने घर में आरओ लगा होगा देखना, और उसमें लिखा होगा विद यूवीए ट्रीटेड वाटर। पानी में से जम्स वगैरह जो होते हैं ना, उनको किल करने के लिए हम लोग यूवीए का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन इसका यूज कोविड के टाइम पे भी किया गया था। कोविड-19 जब आया था ना, उस समय इस यूवीए का यूज किया गया था बेसिकली रूम सैनिटाइज करने के लिए, डॉक्यूमेंट सैनिटाइज करने के लिए, यूनिफॉर्म ड्रेस वगैरह है उनको सैनिटाइज करने के लिए, ताकि वायरस को या बैक्टीरिया को, जम्स को किल किया जा सके। तो यूवीए ट्रीटेड कई काम हो सकते हैं, बट हाँ, आपका जो टाइटेनियम स्लैग है इसका यूज हम लोग किया करते हैं, पेंट इंडस्ट्री में किया करते हैं, या हमारे सनस्क्रीन इंडस्ट्री है उसके अंदर यूज करते हैं हम। ऐसा नहीं है, आप कई ऐसे च्युइंगम खाते हुए क्या, च्युइंगम खाए आपने कभी? वैसे खानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसे सफेद च्युइंगम की बात करते हो, या कोई ऐसी मिठाई वगैरह की देखने की कोशिश करो, उसके अंदर सफेद सफेद रंग सा दिखता है तुम्हें, तो फूड इंडस्ट्री में इसका यूज वहां पे भी करते हैं। मिठाइयों में सफेद रंग देने के लिए इसका यूज कर सकते हो आप लोग। च्युइंगम के अंदर सफेद सा रंग होता है आपका, सेंटर फ्रूट फ्रेश जो भी आती है ये, उनके अंदर सब में, या कोई भी मिठाई वगैरह लगा लीजिएगा उनके अंदर, ये मतलब व्हाइट कलर एजेंट बोलते हैं इसको। इसका एक कोड भी होता है वैसे तो, E171 कोड होता है, जो आता ही किसकी वजह से, जो आता है टाइटेनियम ऑक्साइड स्लैग से ही आता है आपका। तो ये भी है इसका। इसके अलावा इसका और भी कहीं यूज होता है सर। जितने भी आपके ग्लास होते हैं या रबड़ होते हैं, ग्लास इंडस्ट्री है, ग्लास के अंदर जो चमक आती है ना, ग्लास चमकते हैं या शाइनिंग होती है, वहां पे भी TaIO2 का यूज करते हैं, टाइटेनियम स्लैग का ही यूज करते हैं हम लोग वहां पे भी। रबर इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है आपका, रबर इंडस्ट्री में भी इसी का यूज करते हैं। तो आप कह सकते हो कि टाइटेनियम स्लैग है वो मल्टीपल जगह पे यूज हो रहा है, चाहे पेंट इंडस्ट्री है, ये जहां जहां पे भी व्हाइट आ रहा है ना आपका, ज्यादातर जगहों पे ये इसका यूज किया जाएगा आपका। तो ये इंडो कजाक जॉइंट वेंचर कंपनी है JVC, और इसके अलावा जो ना IREUK टाइटेनियम लिमिटेड है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम स्लैग इन इंडिया। इंडिया में टाइटेनियम स्लैग बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एक इंडस्ट्रियल यूज के लिए कहिएगा। दुनिया का पहला AI और 5G टेलीकॉम नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? 5G तो ठीक है, पर 5G AI के साथ में, और ये लॉन्च किया है किसने सर? ये निविडिया और सॉफ्ट बैंक ने मिलकर लॉन्च किया है, याद रखना। तो द नेटवर्क कैन हैंडल AI एंड 5G सर्विसेज एट सेम टाइम। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज को भी हैंडल कर पाएगा, और के साथ साथ जो ना 5G नेटवर्क है उसको तो हैंडल कर पाएगा ही पाएगा ये वाला। और दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो एक्सेस नेटवर्क के नाम से जाना करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही है आपके पास में, एक साथ के साथ जो है ना वो एक रेडियो एक्सेस प्रोसेस के नाम से भी इसको हम लोग जाना करते हैं। तो इससे हम लोग जो है ना रेडियो सिग्नल जो आते हैं आपके, उनको ही तो एक्चुअली प्रोसेस करेंगे, जो जनरली ऑटोनोमस व्हीकल, रिमोट स्पोर्ट एंड रोबोटिक्स कंट्रोल, रोबोटिक कंट्रोल में सबसे ज्यादा यूज होगा। ऐसे साधन जो बिना ड्राइवर के चल रहे हैं उनमें भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा आपका। दिस नेटवर्क कैन हैंडल AI एंड 5G सर्विसेज एट सेम टाइम, दोनों ही टाइम पे जो है ना आपकी सर्विस चल सकती है, दोनों जगहों पे ही यूज किया जा सकता है इसका। निविडिया और सॉफ्ट बैंक ने इसको किया है। विच इंडियन डिपार्टमेंट लॉन्च द वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी आपका, ठीक है ना। वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव जो है ना अभी हाल ही में लॉन्च किया है, ये कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया है? तो इस सवाल का ठीक आंसर हमारे पास में रहेगा, वो है DBT डिपार्टमेंट। DBT डिपार्टमेंट के थ्रू जो है ना इसको लॉन्च किया गया है, वन डे वन जीनोम। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, बार्क जिसको कहते हैं या ब्रिक जिसको कह सकते हो, इस इनिशिएटिव से हाईलाइट करेंगे इंडिया के अंदर माइक्रोबायल डाइवर्सिटी एंड इट्स रोल इन द एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ एंड यूजिंग जीनोम सीक्वेंसिंग। आप लोगों को इतना तो पता है ना कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उनमें से कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपके दोस्त हैं कह सकते हो, आपके फ्रेंड बैक्टीरिया कह सकते हो आप लोग।
जैसे आप लोगों ने अपने मिट्टी के अंदर देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी के अंदर खाद बनाने का काम कर सकते हैं। आपके आपके बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल से हमारी बड़ी आंत के अंदर कुछ विल्ली विल्ली वाले इलाके के अंदर जो है वो बैक्टीरिया है जो हमारी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं सर? फूड को निचोड़ते हैं, वेस्टेज में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमारे दोस्त हैं, जिनका तो हमें थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन हमें पता लगाना है कि ऐसे जितने भी, अब बैक्टीरिया तो बहुत सारे होंगे, बहुत बड़ी फैमिली है ये। अब ये कौन कौन से बैक्टीरिया और ऐसे हैं जिनका पता लगाना है जो हमारी लाइफ में यूज हो सके। वो यूज हो सके एनवायरमेंट के लिए, यूज हो सके एग्रीकल्चर में, हेल्थ के लिए, ऐसे अलग अलग सेक्टर के अंदर जो है ना वो यूज किए जा सके। इसलिए तो आम लोगों में जीनोम के प्रति जागरूकता लाना है। भारत में जैव विविधता जो है ना, बायोडाइवर्सिटी है, जीनोम रिसर्च है, उसको बढ़ाना है। प्रतिदिन किसी एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम की जानकारी है वो लोगों के साथ में शेयर करना है। इसी के लिए जो है ना डीबीटी ने ऐसा किया है, ध्यान रखना। तो जीनोम सीक्वेंसिंग है, इट इज अ मेथड यूज्ड टू रीड द कंप्लीट जेनेटिक कोड डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट रिवील द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 डीएनए बेस ATCG, उस पे बेस्ड है ये। तो ओवरऑल काम इसका यही होगा कि हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया की फैमिली में से एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया की फैमिली निकालनी है, लोगों को जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बताना है, बैक्टीरियाज के बारे में बताना है, वो हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। तो यही सब है कि भारतीय डिपार्टमेंट में 1 डे जीनोम पहल की शुरुआत की गई है, डीबीटी डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की है ये। भारत की पहली सरकारी फंडेड मल्टी मॉडल AI पहल का नाम क्या है? सरकारी फंडेड, गवर्नमेंट फंडेड पहल है जिसका नाम भारत जैन है। मल्टी मॉडल AI इनिशिएटिव है। इट कैन जनरेट हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड मल्टी मॉडल कंटेंट इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। बहुत सारी भारतीय भाषाओं में जो है ना ये एक कंटेंट को डिलीवर कर सकता है। IIT बॉम्बे की एक्चुअली जो है ना ये एक इनिशिएटिव है, IIT बॉम्बे ने इसको इनिशिएट किया था सबसे पहले। हाल ही में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है वो किसने लॉन्च किए हैं? तो 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है वो अभी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। और किसने लॉन्च किए? वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ना वो लॉन्च किए गए हैं। एक्चुअली ये बनाए गए हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के चलते बनाए गए हैं। 3 सुपर कंप्यूटर है, एक तो पुणे के अंदर लेके गए जो काम क्या करेगा? टू एक्सप्लोर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना। जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना होता है हमारा उसको एक्सप्लोर करेगा। दिल्ली के अंदर जो सेटअप किया गया है वो रिसर्च करेगा मटेरियल साइंस में और एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। और कोलकाता में जो सेटअप किया गया है वो स्टडी करेगा फिजिक्स में, कॉस्मोलॉजी में और अर्थ साइंस के अंदर। रुद्र कंप्यूटर है, रुद्र कंप्यूटर की सीरीज है ऐसा कह सकते हो आप लोग ये। और पूरे रुद्र कंप्यूटर के जो सीरीज है ये काम जो करने वाले हैं वो क्या करेंगे सर? आपके रिसर्च एंड पर्पस के लिए कह लो या साइंस टेक्नोलॉजी के लिए कह लो या स्पेस रिसर्च पर्पस के लिए, तीनों के तीनों हेल्प में आएंगे। ये आपका कॉस्मोलॉजी साइंस है या आपका मटेरियल साइंस हो गया है या एटॉमिक फिजिक्स हो गया है या एस्ट्रोनॉमिकल, हम लोग पूरा ब्रह्मांड है उसको स्टडी कर पाएंगे। वहां पे कौन से मटेरियल है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनको स्टडी किए जाएंगे। पुणे, दिल्ली, कोलकाता, 3 आपके जो है ना ये सेटअप किए गए हैं, ध्यान रखना आप लोग। अब इसमें से ना जैसे परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जितने भी है इनका ओवरऑल काम तो आपका कंप्यूटर में क्या है सर? AI और क्लाइमेट स्पेस पे काम करते हैं। ये ज्यादातर तो ये बेस्ड है, AI बेस्ड है आपके, ठीक है। ज्यादातर तो ये बेस्ड है AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर बोलते हैं इनको। AI बेस्ड परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर, AI बेस्ड परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर है ये। जो हमारा क्या कहते हैं पुणे वाला है ना, इसमें एक जैसे ना एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है। एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना को आप कह दो खगोल की जितनी भी घटनाएं होती है, तारा टूट रहा है, तारे बन रहे हैं, सूरज के पास आजू बाजू या हमारे पृथ्वी के आजू बाजू कौन सा कोई मेटियोर आ रहा है क्या, कभी कोई उल्का या कोई उल्का पिंड, कुछ भी फिनोमिना, कोई एक्सरे आ रही है क्या, गामा रेज आ रही है क्या चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर में, वो सब कुछ को स्टडी करेगा ये वाला। इंपॉर्टेंट है ये। भारत के पहले स्वदेशी मल्टीपर्पज वेसल का नाम क्या है? इंडिया का पहला इंडिजिनियस मल्टीपर्पज वेसल का नाम है समर्थक, नाम है समर्थक है। ये वेसल है आपका मल्टीपर्पज जो कि कठपुतली शिपयार्ड चेन्नई के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। बनाने वाली कंपनी का नाम है L&T है, लार्सन एंड ट्रूबो।
और समर्थक मल्टीपर्पज वेसल है जो इंडियन नेवी के अंदर एक्वायर करेगा। दो सच एडवांस शिप है ये वाली, इस टाइप की शिप है आपकी ये, जिसके अंदर आप लोग जो है ना मल्टी डेटा है वो बेसिकली कैरी करने वाले होंगे, ठीक है ना। मल्टी डेटा कैरी करने के लिए है आपका, इसके लिए समर्थक का यूज किया जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। सो इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं? इंडियन नेवी डे हम मनाते हैं 4 दिसंबर को, हर साल जो है ना वो सेलिब्रेट किया करते हैं। आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को हम लोग जो है ना वो आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? अक्टूबर में मनाते हैं, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के सेलिब्रेट से करते हैं हम लोग, यहां से ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये समर्थक वेसल है। अच्छा, वेसल से करते क्या है? वेसल से सामान लाना ले जाना, एक टाइप का कंटेनर होता है समझो, जिसपे जैसे फ्यूल लेके जा रहे होंगे किसी दूसरे जहाज में मरने के लिए, तो वेसल्स के थ्रू लेके जाते हैं हम लोग। हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलीमर फैसिलिटी कहां पे स्टार्ट की गई है? बायोपॉलीमर फैसिलिटी जो स्टार्ट की गई है आपकी, वो स्टार्ट की गई है पुणे के अंदर। पुणे के अंदर जो है ना वो जेजुरी पुणे के अंदर स्टार्ट की गई है ये बायोपॉलीमर, स्टेबलाइज्ड बाय प्राज इंडस्ट्रीज, इनके द्वारा इसको स्टेबलाइज किया गया। पर्पज इसका क्या है? टू ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल प्लास्टिक टू इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स, ठीक है ना। इसका पर्पज यही है आपका यहाँ पे, टू ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स टू इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स। और बायोपॉलीमर्स क्या है सर? नेशनल पॉलीमर ड्राइव्ड फ्रॉम द रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेस लाइक प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल से जैसे आपका पॉलिस्टिक एसिड होता है, PLA हो गया, या आपके और कई सारे PHA वगैरह हो गया, जो सबका इनका यूज कहाँ होता है? सबका पैकेजिंग, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर के लिए ऐसा मटेरियल तैयार किया जाता है। तो पैकेजिंग में इसका यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है। तो भारत का पहला बायोपॉलीमर फैसिलिटी को स्टार्ट किया गया है, पुणे के अंदर स्टार्ट किया गया है। इस कंपनी ने मोरनी नाम का AI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी है जिसने मोरनी नाम का AI प्रोजेक्ट लॉन्च किया? गूगल ने किया है ये। मोरनी का मतलब है मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया। मल्टी मॉडल, इसका एम क्या है सर? क्यों लॉन्च किया ये? इसका एम है टू डेवलप AI मॉडल दैट कैन हैंडल 125 इंडिक लैंग्वेज एंड जो आपकी बोलियां होती है, डायलेक्ट्स जिनको बोला करते हो आप लोग। भारत में क्या है कि लैंग्वेजेस से ज्यादा बोलियां भी बहुत सारी है। किसी क्षेत्र में आप जाते हो, आप मान लो किसी जनजातीय क्षेत्र में चले गए और वहां पे आपसे कोई बात कर रहा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है। तो उसकी जो आपको बोली समझ में ना आए, इसलिए क्या करोगे आप लोग? आप काम करोगे, गूगल का सहारा लोगे या किसी ट्रांसलेटर का सहारा लोगे। ऐसा ही भारत का 100% मतलब सॉरी भारत का क्या, दुनिया का जो बना हुआ गूगल का बनाया हुआ 100%, जिसका नाम है आपका मोरनी प्रोजेक्ट, जो मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन है, वो स्पेशली इंडिया के लिए बनाया गया है ये वाला। ये ना गूगल डीप माइंड प्रोजेक्ट है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, डीप माइंड जो है ना ये गूगल का प्रोजेक्ट नहीं है। ये शुरुआती दौर पे तो प्रोजेक्ट आया था इसका ब्रिटिश कंपनी का है, ये ब्रिटिश लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसको गूगल ने खरीद रखा है। स्टार्टिंग में डीप माइंड बनाया था आपका ब्रिटिश ने बनाया था, मतलब यूके ने बनाया था, गूगल ने इसको खरीद लिया था 2010 के बाद में, इसलिए गूगल डीप माइंड कहलाता है आज ये। अब ये अमेरिका की कंपनी बन गई है डीप माइंड, और ये बेसिकली भारत की बोली, भाषा, उन सबको डिटेक्ट करने के लिए है। आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो गया। आप किसी एरिया में जाओ, कोई भी लैंग्वेज किसी में कुछ बोले, आप इजीली जो है ना ट्रांसलेट करके उसको सुन सकते हो आसानी से। वो जो भी कुछ बोलेगा आप उसको हिंदी में समझ सकते हो, इंग्लिश में समझ सकते हो, जो भी आपको समझ में आए। किस मिनिस्ट्री ने विश्वास्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द विश्वास्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक? तो ये मिटी डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड ब्लॉकचेन सर्विसेज टू मेक डिजिटल प्लेटफॉर्म मोर सिक्योर एंड रिलायबल। डेवलप किया है सीडेक ने और वेरियस यूनिवर्सिटीज ने। सीडेक के साथ में कई सारी यूनिवर्सिटी है, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और ब्लॉकचेन सर्विसेज, ये ब्लॉकचेन होते हैं आपके एक लेजर सर्विसेज होती है एक टाइप से, जैसे मतलब आप ऐसा समझो इसको लाइक बही खाता होते थे पहले, ठीक है ना। और बही खाता जो होते थे ना आपके, उनमें हाथों से नोट किया करते थे सब कुछ। अब ये बही खाता ऑनलाइन हो गया, ठीक है ना। ऑनलाइन सब डेटा आपका जो है ना वो आपका स्टोर होता है। अब एक ब्लॉक है, दूसरा उसके साथ में लिंक कर दिया, तीसरा ब्लॉक उसके साथ में, ऐसे डेटा अलग अलग ब्लॉक में स्टोर कर दिया। तो बिटकॉइन जैसे एक क्रिप्टो करेंसी है, वो भी इसका यूज करते हैं, डेटा स्टोर करने के लिए इसका यूज किया करते हैं हम लोग।
तो इसका एम है आपका कि ज्यादा सिक्योरिटी से डेटा को स्टोर किया जा सके, इसलिए एक नया विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है। डेटा सिक्योर ज्यादा हो, ऑथेंटिक यूजर ही उस डेटा को यूज किया जाए, डेटा लीक ना हो, उस पे काम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है हमारा, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का नाम क्या है? ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, वो ऐसे पाथ फॉलो करती है जिसको पैराबोलिक पाथ बोलते हो। भाई आपने मिसाइल छोड़ी तो ऐसे पैराबोलिक पाथ पे जाके ऐसे जाके गिरेगी वो। और एक होती है क्रूज मिसाइल, होती है जो चलती है पैरेलल टू द सरफेस चलती है, अर्थ सरफेस के पैरेलल जो है ना मूव कर रही होगी, वो आपकी क्रूज टाइप की मिसाइल होगी। अब बात यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है ना उसका नाम क्या, सबमरीन पनडुब्बी होती है और उसका नाम है आईएनएस अरिघात। ये एक इंडिया की सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। कोड नेम इसका क्या था? कोड नेम इसका S3 था। अपग्रेडेड वेरिएंट था ये अरियंत क्लास सबमरीन का। डेवलप्ड किसके अंडर किया गया? एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल ATV प्रोजेक्ट एट विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में इसको डेवलप किया गया। पावर इसकी कितनी है सर? 83 मेगावाट जो है ना आपका इसका पावर होगा। लाइट वाटर रिएक्टर होगा ये। और इसके अलावा जो है ना इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि INS आर्यांत के नाम से याद रखना आप लोग। पहला ये था और दूसरा तो ये आ ही गया आपका ये, ठीक है। किस कंपनी ने हेजा से लड़ने के लिए अभी रिसेंटली जो है ना आपका हिलचॉल वैक्सीन तैयार की है? हेजा एक बीमारी है और उससे लड़ने के लिए जो है एक वैक्सीन तैयार की है। इसका नाम क्या है सर? भारत बायोटेक है, भारत बायोटेक इन्होंने तैयार की है। एक नॉवल सिंगल स्ट्रेन होता है और आपका ओरल कोलेरा वैक्सीन का, मतलब आप इसको मुंह के थ्रू से पोलियो की दवाई पीते हैं ना, ऐसे इसको पिया जा सकेगा। डेवलप किया इसको भारत बायोटेक ने, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। होता किस वजह से है सर ये? तो होता है ये सीवियर डायरिया हो सकता है, मतलब इसकी वजह से क्या हो सकता है, सॉरी इसकी वजह से डायरिया वगैरह होता है और इंसान में शरीर के मतलब शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, फैलता है। खराब अगर खाना हो, खराब पानी हो, आमतौर पे तो कॉमन कॉजेज है इसके यही, उसके थ्रू ये जो ना ज्यादा स्प्रेड होता है। किस IIT ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज बनाए हैं? लाइव लोकेशन को ट्रैक करने के लिए ई शूज बनाए हैं, IIT इंदौर ने बनाए हैं। ई शूज दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ वॉकिंग, आप चलोगे तो चलते समय उससे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यूज जीपीएस का यूज करेंगे, ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, आप कहां पे चल रहे हो। अब मतलब आपको लोकेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है, आप अपने जूतों से ही ट्रैक हो जाओगे कहां कहां जा रहे हो। वो लोकेशन डायरेक्ट जो है ना इलेक्ट्रिसिटी उनको चलने से मिल जाएगी। अब इसको IIT इंदौर और DRDO के थ्रू जो है ना डेवलप किया गया है। IIT इंदौर और DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी 1, ये किस देश ने लॉन्च किया है? विच कंट्री वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1? मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट को लॉन्च करने वाला देश है हमारा प्यारा भारत ही। मोबाइल का मतलब क्या है सर? ये चल फिरने वाला रॉकेट, एक जगह नहीं है कि इसको दूसरी जगह ले जाके भी इसको दाग सकते हैं हम लोग। तो इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, इसको दोबारा भी यूज कर सकते हो आप लोग। डेवलप्ड बाय तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप है एक जिसका नाम है स्पेस जोन इंडिया। स्पेस जोन इंडिया ने इसको डेवलप किया है। लॉन्च कहां से किया है इसको? लॉन्च किया गया इसको चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया। कौन सा देश अपना खुद का डीप सी मिशन स्टार्ट करने वाला 6वां देश बन गया है दुनिया के अंदर? यानी कि विच कंट्री सेट टू बी द 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन? तो खुद का डीप सी मिशन को लॉन्च करने वाला देश बन गया है हमारा प्यारा भारत बना है। फॉर एक्सप्लोरिंग ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए। मत्स्य 6000 एक प्रोजेक्ट है जो कि डीप सबमरीन व्हीकल के लिए है, आप सबमर्स के लिए। एक्चुअली हम लोग ना समुद्र में नीचे जाएंगे और लगभग जो है ना हम लोग हजारों मीटर नीचे जाके समुद्र की तलहटी पे जाके स्टडी करने वाले होंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, जो दुर्लभ एलिमेंट्स है जिनका यूज हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, उसी के लिए। तो डीप सी मतलब हम बिल्कुल गोता लगाएंगे एकदम अंदर अंदर जाके। बीइंग डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। लगभग 6000 मीटर तक हम नीचे जाएंगे, बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, बड़ी बात क्यों है सर? बड़ी इसलिए है कि समुद्र में जैसे जैसे नीचे जाते हो तो ऊपर ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया हो तो ये लेयर का प्रेशर बढ़ते रहता है।
जैसे मान लेते हैं कि सर्दी का रजाई वाला एग्जांपल ले लो, एक रजाई डलती है, 2 डले, 3 डले, 4 डले। अब रजाइयों के ज्यादा रजाई डलेगी तो भार नहीं बढ़ जाएगा? ऐसे ऐसे समझिएगा, समुद्र में जाते जाओगे और प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो टेक्नोलॉजी इसमें जो यूज कर रही है वो इसरो यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और के साथ इसरो, ये दोनों मिलके जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी का इसमें यूज करेंगे। ये इस तरीके से कुछ दिखने वाला होगा आपका मत्स्य 6000, और ऐसा करने वाले हम लोग 6वें देश बन गए हैं दुनिया में। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है ना वो किसने लॉन्च कर दिया? दुनिया का सबसे पहला 6G डिवाइस ये लॉन्च किया जापान ने, जो कि लगभग 100 GB पर सेकंड जो है इतना डेटा ट्रांसफर कर रहा है। 6G 6 जनरेशन, हम लोग है अभी 5th जनरेशन के ऊपर है, 6G पे काम करने लग चुके हैं। नोकिया, राइकन, फुजित्सु, डोकोमो, ऐसी कंपनियों ने मिलकर जो है इस पे ट्रायल किया था और जापान ने ऐसा किया है। दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी किस देश में स्टार्ट की गई है? वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनोग्रेटेड इन विच कंट्री? तो ये अपने चिली देश के अंदर की गई है। अटाकामा ऑब्जर्वेटरी के नाम से इसको जाना करते हैं। TAO वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने इसको इनोग्रेट किया है। ऊंचाई इसकी है 5640 मीटर है, जो एक ऑब्जर्वेशन सेंटर होगा आपका, जो स्पेस ऑब्जर्वेशन में भी हेल्प करेगा। कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से कौन सी बीमारी जुड़ी हुई है? एक कोरोना के टाइम पे वैक्सीन लगी होगी कोविशील्ड, और उसके बाद में लोगों में बहुत सारे लोग जो है ना उनकी डेथ हुई है उसी वैक्सीन के लगने से। तो बीमारी का नाम क्या है? बीमारी का नाम है एक्चुअली थ्रोम्बोसाइट। अभी थ्रोम्बोसाइट सिंड्रोम है एक्चुअली, यानी कि इसमें ब्लड क्लोट हो रहा है, और ब्लड क्लोट हो रहा है इसका मतलब यह है सीधा सीधा कि लोगों की ब्लड क्लोट होने के बाद में हार्ट फेल हो रहा है, डेथ हो रही है। डेवलप किसने किया इसको? एस्ट्राजेनेका ने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ये बात ऑफिशियली कंपनी ने मानी है कि हाँ हमारी दवाई की वजह से ये हुआ है, ऑफिशियली मानी है कंपनी ने कोर्ट के अंदर इस बात को। तो TTS जिसको बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जिसको बोलते हैं हम लोग। किस कंपनी ने 5G और 6G रिसर्च पर गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम किया है? या विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद द गति शक्ति विश्वविद्यालय ऑन 5G एंड 6G रिसर्च? 5G और 6G पे रिसर्च करने के लिए गति शक्ति यूनिवर्सिटी के साथ में अभी टाई अप किया है। कंपनी का नाम है नोकिया। गति शक्ति विश्वविद्यालय इंडिया का पहला ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेट कर रहा है कहां पे सर? वो है आपका वडोदरा गुजरात के अंदर है। तो हम लोग 5G पे तो अभी है ही हैं, लेकिन धीरे धीरे हम शिफ्ट होना चाह रहे हैं 6G की तरफ। भारत लगभग उम्मीद कर रहा है कि 2030 तक पूरे भारत में जो है ना 6G आ जाए, ऐसी हमारी उम्मीद है अभी 2030 तक के लिए। एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी किस शहर में स्टार्ट हुई है? तो एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी को स्टार्ट किया है, फरीदाबाद के अंदर स्टार्ट किया है। इनोग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको इनोग्रेट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, उसके द्वारा जो है ना। इसके अलावा लोकेशन जो है ना इसकी कहां पे? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है ये प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी। पहली हेल्थ या प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी जो है ना स्टार्ट की गई है फरीदाबाद हरियाणा में। ये भारत का एक टॉप इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक आता है। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर यहां बनते हैं और रेफ्रिजरेटर भी यहां बनते हैं। कौन सी कंपनी 2026 तक भारत का पहला H125 हेलीकॉप्टर लॉन्च कर देगी लगभग? तो ये कंपनी है आपकी टाटा और एयरबस। हालांकि अब इन्होंने अपडेट किया है कि हम 2027 तक ये कर पाएंगे, लेकिन हाँ इन दोनों ने अपना एक हेलीकॉप्टर का नाम याद कर लेना, H125 हेलीकॉप्टर है। अंडर ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत बन रहा है। टाटा और एयरबस जो है ना 2026 का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। 2026-27, अब तो 27 में अपडेट कर दिया इन्होंने कि हम 27 में कर पाएंगे इसको। कौन सा IIT भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाएगा? कौन सा IIT है इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर? ये बनाएगा IIT बॉम्बे बनाएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS पार्टनर विद IIT बॉम्बे टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप। इसके क्या एडवांटेजेस होंगे सर? इसका एडवांटेज होंगे टू एग्जामाइन द सेमीकंडक्टर चिप, सेमीकंडक्टर चिप को पहचानने के लिए, एंड रिड्यूसिंग फेलियर
एक्चुअली जब कोई चिप वगैरह बनती है या कोई सर्किट बनता है उसमें फेलियर बहुत ज्यादा होते हैं, उसको कम करने के लिए एंड टू एनहांस द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जैसे हमारा कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो गया, मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये एक कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, ये एक आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। अब इसको बनाते समय कौन सा सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है पता तो नहीं है, तो इसकी कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर तैयार कर दिया है हमने, ठीक है। तो टू एग्जामाइन द सेमीकंडक्टर चिप, सेमीकंडक्टर चिप को एग्जामाइन करने के लिए फेलियर कम से कम हो, इसके अलावा हमारी एनर्जी एफिशिएंसी भी अच्छी हो, मतलब कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे, ज्यादा एनर्जी हमें दे पाए। भारत का दूसरा प्राइवेट रॉकेट किसने बनाया है? हु डेवलप्ड इंडिया सेकंड प्राइवेट रॉकेट? तो भारत का दूसरा प्राइवेट रॉकेट बनाने वाली कंपनी का नाम अग्निकुल कॉस्मोस है। अग्निकुल कॉस्मोस है, याद रखना। पहला आपका इंडिया का पहला किसने बनाया था? पहला बना था विक्रम एस बना था, स्काई रूट कंपनी है हैदराबाद की एक, उसने बनाया था। स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया था विक्रम एस के नाम से। विक्रम साराभाई जो इसरो के फाउंडर हैं उनके नाम से विक्रम एस है, डेवलप्ड बाय स्काई रूट एरोस्पेस। और दूसरा बनाने वाली कंपनी का नाम दूसरा है अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया। रॉकेट का नाम है अग्निबाण, रॉकेट का नाम अग्निबाण है, कंपनी का नाम अग्निकुल कॉस्मोस है, चेन्नई की कंपनी है, तमिलनाडु चेन्नई बेस्ड कंपनी है ये। सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सॉरटेड के नाम से जानते हैं। इंडिया का सेकंड प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है ये, चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है, अग्निकुल कॉस्मोस इसका नाम है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद रखना। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट का नाम क्या था? उसका नाम था विक्रम एस था, स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद की कंपनी है, उसने बनाया था। दूसरा बनाया है अग्निबाण, रॉकेट का नाम है, कंपनी का नाम अग्निकुल कॉस्मोस है, चेन्नई बेस्ड कंपनी है, ध्यान रखना आप लोग ये। कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी किसने लॉन्च की है? हु हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर? जीन थेरेपी लॉन्च करने वाली है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च की है इसको। इंडियाज फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर लॉन्च बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च किया। दिस ट्रीटमेंट का नाम है कार टी सेल थेरेपी। होता क्या है, हमारी बॉडी में टी सेल्स होती है और टी सेल को जब देखो किसी भी इंसान को कोई बीमारी आती है ना, तो बीमारी आने का मतलब है उसके अंदर इम्यूनिटी खराब, इम्यूनिटी का मतलब डब्ल्यूबीसी उसकी जो है ना, जो उसकी सोल्जर सेल होती है वो वीक पड़ जाती है। अब एक्चुअली उन्हीं सोल्जर सेल को ही हमें स्ट्रांग करना है, तो एक्चुअली उनको स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से एक, वैसे तो दवाइयां लेते हैं तो वो स्ट्रांग नहीं हो पाती है, तो क्या करें, अच्छा कुछ धीरे 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 सेल डैमेज ही हो जाती है, सेल बचती नहीं है तो स्ट्रांग करेंगे भी किसको? तो क्या किया जाएगा, इंसान में बाहर से टी सेल मॉडिफाई करके डाल दो बॉडी में, यही कार टी सेल थेरेपी है। मतलब उसकी बॉडी की, या जैसे मान लेते हैं कई बार क्या होता है, ग्रोथ नहीं कर रही होती है कोई टी सेल, बहुत कम पड़ गई है टी सेल्स बॉडी में, डब्ल्यूबीसी सेल्स बहुत ही कमजोर होगी, बहुत कम पड़ गई, जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रही, आगे बढ़ नहीं रही है, तो उसकी टी सेल को लो विच रिकॉग्नाइज एंड अटैक कैंसर सेल, और देखो उसको मॉडिफाई करो टी सेल को, उसकी बॉडी के अंदर एक टी सेल लिया उसको मॉडिफाई किया, या बाहर से टी सेल ली उसको मॉडिफाई टी सेल को बॉडी में डालो, और कैंसर की जितनी भी सेल है उनको अटैक कर दो, उनको मार दो अंदर जाके, बस हो गया काम, हो गया कैंसर ठीक। कोई बीमारी हमें ठीक क्यों नहीं होने देती? इसलिए ठीक नहीं होने देती ना, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है उनको मारने वाला कोई बचा नहीं है अभी, या तो सेल कमजोर पड़ गई या है ही नहीं, दो ही केस हो सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा महंगी ट्रीटमेंट है अभी के लिए तो, लेकिन हाँ फ्यूचर के लिए एक डॉक्टर ठीक हुए इनसे कैंसर से 100%, हालांकि उनका सब कुछ बिका, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पैसा बनाया भी मैंने ही था, इससे अगर मेरा शरीर बच गया तो कौन सा मुझे क्या करना है, अब और बना लेंगे पैसा तो, लेकिन शरीर बचना जरूरी है, ये तो बात मैं हमेशा ही कहता हूँ। हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी के बाद में सारी चीजें सेकेंडरी लेवल पे आती है। प्राइमरी तो है तो किसी इंसान, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया होता है, तो उस पे तो खैर फोकस करना ही चाहिए हम लोगों को भी। LSST कैमरा किस देश ने बनाया है? ये बनाया है चिली ने बनाया है एक्चुअली। लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप कैमरा है ये, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा है ये, जो कि चिली देश ने बनाया है। आपका रूबिन ऑब्जर्वेटरी LSST, ये ऑब्जर्वेटरी कैमरा है आपका, स्पेस ऑब्जर्वेशन में इसका हेल्प लिया जाएगा आपका। कौन सा देश नई मेनिंजाइटिस वैक्सीन लाने वाला पहला देश बन गया है? फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट न्यू मेनिंजाइटिस वैक्सीन, ये नाइजीरिया बना है। ये मेनिंजाइटिस जो होता है ना, ये दिमाग की बीमारी होती है, एक्चुअली ब्रेन के अंदर बैक्टीरिया लग जाना ही मेनिंजाइटिस है।
मेनिंजिस एक लेयर होती है हमारे ब्रेन के अंदर। ये है कि एक्चुअली एक राजा राममोहन राय का नाम सुना है आपने, जिन्होंने ये सती प्रथा को बंद वगैरह करवाने में हेल्प की थी। राजा राममोहन राय की डेथ इसी मेनिंजाइटिस रोग की वजह से हुई थी। ये न्यू वैक्सीन है जिसका नाम है मैन 5CV। इसको रिकमेंड किया है WHO ने, इसलिए ज्यादा जरूरी है ये वाला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड कर दिया इसको। क्या प्रोटेक्ट करेगा ये? 5 स्ट्रेन ऑफ द मेनिंजाइटिस जो रोग है, या आपका इसका नाम है मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया है, इस मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया से रोकेगा। मेनिंजाइटिस एक बीमारी है, ब्रेन की है, और के साथ साथ ये स्पाइनल कोड जो होती है, जैसे सिग्नल बॉडी में जाते हैं उसमें भी स्वेलिंग आ जाते हैं, सिग्नलिंग डिस्टरबेंस होता है। अब जैसे मेरा हाथ हिल रहा है तो कौन ब्रेन के थ्रू सिग्नल जा रहा है, तब जाके ऐसा हो पा रहा है ये। हाल ही में किस कंपनी ने TSAT-1A सैटेलाइट को लॉन्च किया है? TSAT-1A सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली कंपनी का नाम है TASL। TASL है आपका ये कंपनी, और ये आपका जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इट विल डिलीवर हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजेस। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जिसको बोलते हैं हम लोग, ये भी सैटेलाइट है जो धरती के लिए या अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम जो है ना बहुत अच्छे से करने वाला होगा। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस का काम करेगा ये, ठीक है ना। सैटेलाइट अंतरिक्ष की इमेज जो है ना हमारी धरती के ऊपर देने का काम करेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन भी इनके सैटेलाइट आए हैं वैसे तो ये इनिशियली जो है इनका ऑप्टिकल सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन का काम कर रहा होगा ये, और अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट भी है ही है ये, ठीक है। इसके अलावा जो है ना कैलिस्टो इनमें से किस ग्रह का चांद है? मतलब चांद इन द सेंस मून, जो आप लोग पढ़ते हैं ना, हमारा एक मून है, कौन सा नाम है? नेचुरल तो हमारा चंद्रमा एक ही है, हमारा चंद्रमा या मून ही है, उसका नाम नेचुरल। आर्टिफिशियल तो हमने बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ दिए, जैसे गैनीमेड किसका है आप ये पढ़ते होंगे, उसका हमारा बृहस्पति ग्रह का पढ़ते। टाइटेनियम किसका पढ़ते हो आप लोग? ये पढ़ते हो आप लोग शनि ग्रह का, सैटर्न का पढ़ते हो। तो ऐसे ही कैलिस्टो जो है ना ये जुपिटर का है। अभी नया रिसर्च हुआ है, ये रिसर्च डिस्कवर किया है एग्जिस्टेंस ऑफ ओजोन ऑन कैलिस्टो। अब ये भी पता लगा कि ओजोन गैस भी है इसके ऊपर, ओजोन O3 है। ये एक लगभग पेल ब्लू कलर की होती है दिखने में, एक फीका उड़ा हुआ नीला सा रंग होता है लगभग इसका। आपका बदबू इसमें आती है, सड़े हुए अंडे मछली जैसी सी गंध आती है इसके अंदर, ठीक है। अभी नया जुपिटर के अंदर खोजा गया है, ये वाला ध्यान रखना। वैसे अभी सबसे ज्यादा मून जो है वो सैटर्न के, ध्यान रखना आप लोग। 2 नंबर पे जुपिटर के है ये। P3 मिनी एक AI मॉडल है, अभी रिसेंटली डेवलप किया है इसको, और कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है इसको? तो P3 मिनी एक AI मॉडल है, इसको लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने। ये जैसे आपके AI मॉडल गूगल जामिनाई है, ऐसे ऐसे टाइप का ये भी मॉडल है आपका। P3 एक स्मॉलेस्ट AI मॉडल है, छोटा सा है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं इसको हम लोग। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च किया है? तो अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च करने वाला देश का नाम है रशिया। रशिया ने अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश के फ्यूजन रिएक्टर आर्टिफिशियल सूरज ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? अच्छा, सूरज भी आर्टिफिशियल बनने लग गए सर, और क्या, सूरज को भी आर्टिफिशियल बनाया है। अब सन आर्टिफिशियल बनाया है किसने? साउथ कोरिया ने बनाया है ये। साउथ कोरिया सेट न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड सुपर हीटिंग अ प्लाज्मा लूप ऑफ 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 48 सेकेंड। अब आर्टिफिशियल सूरज बनाया सर, सूरज का तापमान तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसका मतलब सर, इसका मतलब सूरज का तापमान मान के चल रहे हैं हम लोग कि 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस उसके कोर का टेम्परेचर होगा, उससे ज्यादा होगा, कोई गया नहीं है। लेकिन हाँ, पायरोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रेडिएशन से बता देते हैं कि टेम्परेचर ओरिजिनेट जहां से हुआ वहां कितना होगा। बाहर का लगभग उसका टेम्परेचर हम लोग कोरोना के आसपास का 6000 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, लेकिन इसी चीज को सूरज का मतलब टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर हम धरती पे भी बनाए। तो प्लाज्मा लूप का यूज किया साउथ कोरिया ने, और 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट किया, और ये 48 सेकंड के लिए किया, ठीक है ना। 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस जनरेट किया उन्होंने टेम्परेचर। और अब आप कहोगे सर इतना टेम्परेचर उन्होंने जनरेट करके क्या कर लिया, मतलब रिकॉर्ड बनाने के लिए किया था क्या इन्होंने? नहीं, ये टेम्परेचर एक्चुअली हीट जनरेट की इसका रिएक्टर में यूज करेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए। तो यूज्ड इन टोकामक रिएक्टर टेक्नोलॉजी का इसका यूज करके, एंड यूज अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड टू कन्फाइन प्लाज्मा इन द डोनट शेप कॉल्ड। और डोनट शेप का, जैसे ऐसे डोनट होता है ना खाने वाला, इस टाइप का शेप बनाया था इन्होंने, ये वाला कुछ इस टाइप का तैयार किया मैग्नेटिक, हाई मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इन्होंने, ठीक है।
हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल, ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, और ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना पैरेलल टू द सरफेस चलती है, क्रूज मिसाइल है, ये ऐसे सीधे जाती है ये वाली। तो पहला बैच किस देश को डिलीवर किया है? फिलीपींस को भेजा है हमने। ये मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वर्ल्ड फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, दुनिया में सबसे तेज मिसाइल है ये। कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं, मतलब पनडुब्बी से, पानी वाली जहाज से भी लॉन्च कर सकते हैं, हवाई जहाज से भी लॉन्च कर सकते हैं, जमीन से भी कर सकते हैं, जहां तुम्हारा दिल करे वहां से लॉन्च करो, जमीन से, आसमान से, पानी के सरफेस से, पानी के अंदर से, हर जगह से इसको लॉन्च कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत और रशिया के बीच का जॉइंट वेंचर है। मैन्युफैक्चर इसको ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड ने इसको बनाया। इंडिया और फिलीपींस ने $375 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल के लिए समझौता किया है और उसके तहत ये मिसाइल भेजी गई है। किस इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली HD3386 नाम की एक नई ज्यादा पैदावार वाली गेहूं की बीज की वैरायटी तैयार की है? ज्यादा गेहूं पैदा हो सकेगी ये वैरायटी तैयार की है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। IACR के नाम से इसको जानने, IARA के नाम से जानने वाले इसको हम लोग। ICAR तो अलग है, IARA के नाम से जानेंगे इसको। अभी रिसेंटली खबरों में रहा था जिसका नाम है फ्लिट, ये क्या है सर? ये एक नया कोविड का वेरिएंट है, नया कोरोना वायरस है ये, ठीक है ना। कोरोना के कई थे ना, पहले बीटा आया था, डेल्टा भी आया था, ओमिक्रॉन डेल्टा आया था आपका, ऐसे ही ये वाला है आपका, ये फ्लर्ट है और ये अमेरिकन है। ये कोरोना फ्लर्ट ही कर रहा है, इसको फ्लर्ट करके याद कर लेना, फ्लर्ट कर रहा है कोरोना, कर ही रहा है पिछले 4-5 सालों से, हालांकि 1-2 साल तो थोड़ा ज्यादा बड़े लेवल का किया था। इसके अलावा हमारे पास में है कि इसरो इज डेवलपिंग सेमी क्रायोजेनिक इंजन वर्किंग ऑन लिक्विड ऑक्सीजन एंड कैरोसिन। एक्चुअली क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं? आप अपनी गाड़ी बाइक में फ्यूल लिक्विड की फॉर्म में रखते हैं, लिक्विड फ्यूल ऊपर स्पेस तक लेके जाना आसान नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे सर? सॉलिड सर सॉलिड फ्यूल कर लेंगे तो पिघलेगा कैसे? अब ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या करते हैं, उस लिक्विड फ्यूल को सॉलिड बना देंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, ऑक्सीजन के क्रिस्टल डाल देंगे बीच में। जैसे वो टूथपेस्ट आती है ना क्रिस्टल वाली, जगह जगह पे आपकी मैक्स फ्रेश वगैरह ऐसे करके कई आती है, तो उसमें जगह जगह पे अंदर बहुत सारे क्रिस्टल लगे होते हैं। तो ऐसे ही क्या करेंगे, ऐसे ऑक्सीजन के क्रिस्टल डाल देंगे। सॉलिड है, लिक्विड होते समय ऑक्सीजन के क्रिस्टल से बेसिकली जो है ना वो पिघलता रहेगा, जलता रहेगा। ये ऐसा इंजन जो होता है ना, ऐसा फ्यूल यूज करे, वो क्रायोजेनिक इंजन है। विक्रम ऐसे क्रायोजेनिक इंजन हमारा भारत का बना है, एक विकास नाम का हमारा क्रायोजेनिक इंजन बना हुआ है। तो इसरो ने डेवलप किया है 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन तैयार किया है, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन एंड कैरोसिन के ऊपर काम करेगा। लिक्विड ऑक्सीजन और कैरोसिन के ऊपर काम करेगा ये वाला। सेमी क्रायोजेनिक है ना, फुली क्रायोजेनिक नहीं है ये वाला। BFSI फोकस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल किसने तैयार किया है? ये किया है सेसम ने, ठीक है ना, सेसम ने तैयार किया। इंडिया का पहला BFSI फोकस करेगा बैंकिंग पे, फाइनेंशियल सर्विसेज पे और के साथ साथ इंश्योरेंस पे। B का मतलब बैंक है, F का मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज होगी, और I का मतलब आपका हो गया ये इंश्योरेंस कंपनी होगी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि सेतु फिनटेक कंपनी के द्वारा इसको अनबिल्ड किया गया था, और बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर को थोड़ा इजी करने के लिए, इनकी क्यूरीज को जनता तक इजीली सॉल्व करने के लिए ये एक्चुअली जो है ना वो सेसम लॉन्च किया गया है आपका। वेस्ट नाइल फीवर सबसे पहले किस देश में पता लगा है? वेस्ट नाइल फीवर वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन विच कंट्री? तो ये युगांडा के अंदर पहली बार पता लगा है, एक नाइल फीवर है ये। दो न्यूज में है रिसेंटली, क्योंकि डिटेक्ट किया गया है, भारत के केरल में भी आ गया ये, ज्यादातर बीमारी भारत में केरल में एंटर हो जाती है। वेस्ट नाइल फीवर मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है ये वाला, ये वेस्ट नाइल वायरस की वजह से हो रहा है। फर्स्ट डिटेक्टेड एट युगांडा में डिटेक्ट किया गया था 1937 के अंदर। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI पावर्ड डिजिटल स्पोक्स पर्सन, जिसका नाम विक्टोरिया शी है, इसको पेश किया है? यूक्रेन ने किया है। जैसे ये अल्बेनिया में अभी रिसेंटली एक मंत्री बनी है, मिक्का रोबोट बना है, कोलंबिया डिक्टाडोर कंपनी में CEO रोबोट, और ये जो है ना विक्टोरिया शी, ये AI पावर्ड डिजिटल स्पोक्स पर्सन है। मतलब जैसे आपने स्पोक्स पर्सन का नाम आते हैं आपके दिमाग में ना, बीजेपी का सांबित पात्रा आ जाता है, पात्रा साहब, आपने सुना ही होगा, मन ही मन में कभी कभी उनको कुछ कहा भी होगा आप लोगों ने भी।
ऐसे कई अलग अलग पार्टी के जो है ना प्रवक्ता है बोल के बताते हैं, अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं, या अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश करते हैं, या जो उन पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। तो ऐसे समझिएगा ये एक एआई है, ये मशीन रोबोट है, इनसे सवाल पूछेंगे पार्टी के बारे में जवाब देगा ये। तो ये विक्टोरिया शी डिजिटल स्पोक्स पर्सन लॉन्च किया है। किस आईआईटी ने इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डम्मी बैलेट यूनिट को लॉन्च किया है? ये आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया है ये। दिस इनिशिएटिव का एम है टू एनहांस वोटर अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। जेडएसआई ने एक नए खोजे गए हेड शील्ड शी स्लग का नाम जो रखा है वो द्रौपदी मुर्मू के नाम पे रखा है ये, और ये बेसिकली इसका नाम रखा गया है मेलोना प्लास्मम द्रौपदी। डिस्कवर किया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फ्रॉम ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट से, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से है, उड़ीसा की मयूरभंज की है, संथाल जनजाति से जनजातीय राष्ट्रपति बनने वाली भारत की पहली ही है, महिलाओं में दूसरी प्रतिभा पाटिल के बाद में। इसके बाद में अगला जो सवाल आता है आपके पास में वो है कि भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उद्घाटन जो है ना वो किसने किया है? तो भारत के पहले स्वदेशी मतलब फर्स्ट इंडिजीनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो लॉन्च किया है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये। एफबीआर एट कलपक्कम तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया गया, और ये बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि फास्ट न्यूट्रॉन टू जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल्स। फास्ट इसलिए बोल रहे हैं कि देखो होता क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर में, हमारे पास में ऐसा मान के चले हम लोग एक यूरेनियम लिया हमने, ठीक है ना, यूरेनियम पे हम लोग क्या करते हैं एक न्यूट्रॉन डालते हैं, जैसे एक न्यूट्रॉन डालेंगे तो एक बैरियम है, प्लस में एक क्रिप्टॉन है, प्लस में 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, इसी से चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है उसके ऊपर। अब ये जितने जितने यूरेनियम पे न्यूट्रॉन लगेंगे तुरंत वहां से एक 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 न्यूट्रॉन निकलता रहेगा, फिर आगे जाएगा 3 निकलेगा, 3 निकलेगा, 3 निकलेगा। ये जितना फास्ट होगा रिएक्शन, वैसे तो ये बहुत फास्ट होती ही है खुद ही, लेकिन इसको सीक्वेंस में फास्ट करना है हमें। ये इसको कंट्रोल्ड चेन बनाते हैं, ऐसे तो अनकंट्रोल्ड चेन होगी ना तो ये बम बन जाता है, फिर इसको एटम बम कहते हैं हम लोग। अगर आप इसको रोकोगे नहीं तो ये तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, लेकिन रोकना है, रोकने का मतलब ये नहीं कि सारे एकदम ही रुक जाए, सीक्वेंस में फटाफट फटाफट चलती रहे, जैसे हम लोग हाई एनर्जी जनरेट कर पाए, इसलिए इसको फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बोलेंगे। यूजेस फास्ट न्यूट्रॉन टू जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल्स एनर्जी ही बना रहे होंगे एक्चुअली यहां से हम। नॉर्थ इंडिया का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज किस राज्य या यूटी के अंदर बनाया गया है? राज्य या यूनियन टेरिटरी में बनाया गया है, इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। लोकेशन कहां पे सर? कठुआ जम्मू कश्मीर में बना है ये। 80 करोड़ रुपए की लागत से इसको जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मंत्री है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी रिसेंटली रिसर्चर ने किस देश में 8 आंख और 8 पैर वाला बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? Recently, researcher discovered a new scorpion species with 8 eyes and 8 leg in which country? 8 आंख और 8 पांव हैं, और ये खोजा है अभी थाईलैंड के अंदर। ये दिखने में कुछ कुछ ऐसे टाइप का है ये, जिसका जो एरिया है आपका, या इसको डिस्कवर किया गया है कहां पे सर? इसको डिस्कवर किया गया है काचन नेशनल पार्क थाईलैंड के अंदर, और इसका नेम क्या है सर? इसका नाम है यूकास्पोरिया स्पेस क्रांच, इसका नाम है, इसका नाम ये रखा है इन्होंने। तो किस देश में पहली बार सुअर की किडनी का इंसान में ट्रांसप्लांट किया गया है? सुअर की किडनी का इंसान में ट्रांसप्लांट अमेरिका में किया गया, हालांकि वो बाद में ज्यादा सेफ मतलब रह नहीं पाया, बच नहीं पाया। सुअर के ये सारे ऑर्गन जो है ना हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। ये जो लोग ऐसे ये हार्ट बनाते हैं ना कि तुम सनम दिल में बसती हो, ये एक्चुअली वैलेंटाइन हार्ट है, पिग हार्ट बोलते हैं इसको, या वैलेंटाइन हार्ट बोलते हैं। यही शेप सुअर के दिल की होती है, हमारे दिल की शेप नहीं है। हमारे दिल की शेप तो बंद मुट्ठी के आकार की होती है, क्लिंच्ड फिस्ट जैसे। हमारा दिल तो देख लो तो मैं कहता हूं कि तुम्हें 2 दिन रोटी ना भाई बाहर निकाल के शादी में पड़े जनरेटर की तरह होता है हमारा दिल, लेकिन इसको लोग कहते हैं कि दिल में बसती और दिल मारते हैं तीर, सनम तुम यार हम यहाँ, है ना। पता नहीं कहां से ये सुअर का दिल होता है। एक्चुअली आपने जेनोग्राफ्टिंग पढ़ा होगा, बायोलॉजी में हार्ट का टॉपिक पढ़ना, वहां जेनोग्राफ्टिंग पढ़ोगे, और वहां ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व होती है ना, तो कभी वाल्व में प्रॉब्लम आती है तो ग्राफ्टिंग की जाती है, तो पिग हार्ट को रिप्लेस करते हैं, पिग हार्ट की कुछ पार्टी रिप्लेस किए जाते हैं, तो वो सुअर का दिल है एक्चुअली, ठीक है। तुम आज के बाद ये मत कहना कि सनम तुम यहां बसती हो, हम या कहीं लगा दिखो ना। मुझे कई बार बड़ी हंसी आती है, किसी शादी में जाते हैं ऐसे बड़ा सा दिल लगा होता है और उसमें दोनों को बिठाते हैं, तो मुझे मन ही मन में लगता है कि
सुअर के दिल में बिठा रखा है इनको। ज्यादा पढ़ने का फायदा कह लो या नुकसान कह लो, पता नहीं क्या है, नुकसान ही लगता है। खैर अब वहां पे ये बात कह दी जाए तो सारे हंसेंगे, मेरे को ही पागल कहेंगे। खैर कही तो नहीं जाती ये बात, मन ही मन में कह लेते हैं। खैर पढ़ने वालों को समझाया जा सकता है, ऐसा होता है। ओरिजिनल हार्ट का लगाएं भी कैसे, वो तो है ही बहुत अलग ही विचित्र सा। हाँ, उसमें कोई देख के वैसी फीलिंग नहीं है। एनीवे, किस राज्य ने भारत का पहला एआई जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट बनाया? अब टीचर ही रोबोट बन गए, ठीक है ना, पढ़ा रहे हैं वो भी रोबोट। केरल के अंदर तैयार किया गया है इसको, ठीक है ना, आयरिस रोबोट। किस संस्था ने उत्तर भारत का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक लॉन्च किया है? ये बीएचयू ने लॉन्च किया है। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक लॉन्च किया अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के चलते हुए आपका, जिसमें ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन है जो ब्लड से, स्लाइवा से डीएनए जो है ना वो ले सकता है। किस इंस्टीट्यूट ने iOncology.ai, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, याद हो तो, एम्स दिल्ली ने और के साथ साथ एक और है सीडेक पुणे ने, जो अर्ली डिटेक्शन करेगा ब्रेस्ट का और ओवरी कैंसर का वुमेन के अंदर। किस कंपनी ने भारत का पहला ISCC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल किया है? रिलायंस ने किया है। ये फर्स्ट इंडियन है टू यूज केमिकल रिसाइकलिंग फॉर सर्कुलर पॉलीमर, केमिकल को रिसाइकल करेगा ये। इन्होंने इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन, जिसको ISCC बोलते हैं, ये प्लस सर्टिफिकेशन लिया है। तो प्लास्टिक वेस्ट को पॉलिसिस, बेसिकली जो ना पायरोलिसिस जो ऑयल्स होता है उनके अंदर कन्वर्ट करेगा। मतलब कहने का सेंस है कि अनयूज्ड मटेरियल को यूज्ड मटेरियल में कन्वर्ट करेगा। किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 mm स्मार्ट गोला बारूद बनाया है? आईआईटी मद्रास ने बनाया है स्मार्ट गोला बारूद। किस इंस्टीट्यूट ने भारत का पहला बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है? ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया, टू प्रमोट एडवांस्ड ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए। किस इंस्टीट्यूट ने जानलेवा निपाह वायरस वैक्सीन को के लिए पहला ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किया है? फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। डेडली निपाह वायरस वैक्सीन है और ये बेसिकली इनिशिएट किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर के द्वारा। ये अभी टॉप यूनिवर्सिटी में नंबर 1 आई थी अभी रिसेंटली। भारत ने SKAO प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ दिए हैं? 1250 करोड़ दिए हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के लिए। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोपिक प्रोजेक्ट है ये, जो कि बिल्ट बन रहा है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। इंडिया बिकम फुली इसका मेंबर बना है, जिसने 1250 करोड़ रुपए दिए हैं इसके लिए। टेलीस्कोपिक प्रोजेक्ट है ये भी ऑब्जर्वेशन में हेल्प करेगा। भारत के पहले जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म का नाम भारत जीपीटी है। जैसे चैट जीपीटी है वैसे भारत जीपीटी है, टू ट्रांसफॉर्म एआई डायलॉग अक्रॉस 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाओं में एआई का यूज कर सके हम लोग। इंडियन नेवी ने किस राज्य में दूसरा VLF, वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन बनाएगी? तेलंगाना में बनाएगी ये, विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के अंदर, टू मेंटेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद शिप एंड सबमरीन। पानी वाले जहाज और पनडुब्बियों के साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके, इसके लिए जो है ना वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन बनाया जाएगा। भारत की पहली सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट सीट किसने बनाई है? ये बनाई है टाइम टूथ ने बनाई है। बेंगलुरु बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि भारत की सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट सीट है। हम खुद ही बनाने लग गए, अब लोग भारतीय ही बनने लग गए। भारत का पहला बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है, वो स्टार्ट किया गया उत्तराखंड में। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? H2O जो होता है ना पानी, उसमें से हाइड्रोजन अलग कर दो। 50 किलो ग्रीन हाइड्रोजन डेली बनेगी यहाँ पे लगभग, जिसको THDC इंडिया लिमिटेड कंपनी के थ्रू लॉन्च किया गया ऋषिकेश उत्तराखंड में। दृष्टि 10 UAV मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसमें इंसान नहीं बैठेगा। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है ना उसको मैन्युफैक्चर्ड किसने किया सर? बाय अडानी डिफेंस एरोस्पेस के द्वारा, जो कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, आपका याद रखना। इंडियन आर्मी के लिए उग्राम असॉल्ट राइफल किसने लॉन्च किया? तो ये DRDO ने किया है। असॉल्ट कंटेंट है कंपाइल किया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमारे पास में आती है यहाँ पे एक अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड है। ऑस्कर अवार्ड 2025 है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ऑस्कर अवार्ड 2025 का बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है ना ये किसे मिला है? क्वेश्चन ये पूछा है आप लोगों से। तो ऑस्कर अवार्ड 2025 का बेस्ट फिल्म अवार्ड जो मिला है इनमें से, वो मूवी का नाम क्या है सर? उस मूवी का नाम है माय डियर आपका अनोरा, ठीक है ना। अनोरा को मिला है 2025 का बेस्ट ऑस्कर मूवी अवार्ड मिला है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है।
97th अकेडमी अवार्ड है, ध्यान रखना ये। ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म कौन सी थी? अनोरा थी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला है किसको? ये मिला है एड्रियन ब्रॉडी को, द ब्रूटलिस्ट के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला? ये मिला है मिक्की मेडिसिन्स को मिला है, अनोरा के लिए ही। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है शॉन बेकर को मिला है, अनोरा के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड किसके लिए मिला है? फ्लो को मिला है। और सबसे ज्यादा अवार्ड ओवरऑल मिले हैं कैटेगरी में, अनोरा को ही मिले हैं। तो अनोरा याद रखना आप लोग, ऑस्कर 2025 में बेस्ट फिल्म अवार्ड का जीता है ये। 24 और 25 दोनों के ही करवाऊंगा मैं, क्योंकि दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे, ये वाले चुने चुने क्वेश्चन है सारे, काफी मेहनत से कंटेंट तैयार किया गया है, तो प्लीज इसकी वैल्यू करना। डिटेल भी लिखा है उतना ही जितना आपके लिए जरूरी हो, ऐसे एक्स्ट्रा चीजें कुछ नहीं लिख रखी है। जो बहुत खास होते हैं ना, कहते हैं कि सर एकदम इंपॉर्टेंट वाली लाइनें जरूरी हो, तो वही चीजें जो एग्जामिनर पूछता है या पूछ सकता है उन्हीं को ही यहाँ पे कंपाइल किया है बस, ठीक है। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, आप पढ़ ही लोगे। किस राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जीता था? विच स्टेट वॉन द टैबुलो अवार्ड ऑफ रिपब्लिक परेड 2025? आपको पता होगा कि एक झांकी निकलती है और गणतंत्र दिवस के ऊपर झांकी निकलती है, तो उस झांकी के अंदर क्या होता है? अवार्ड दिए जाते हैं। बेस्ट झांकी का अवार्ड जो मिला था ना, वो मिला है इस बार के लिए यूपी को मिला था, बेस्ट स्टेट टैबुलो अवार्ड। रिपब्लिक डे 2025 के अंदर पहले नंबर पे तो यूपी आ गया था। थीम क्या था? थीम था इसका महाकुंभ। इस बार साल की शुरुआत के दिनों में शायद आपको याद हो तो ये महाकुंभ की चर्चा बहुत ज्यादा थी, और उसी महाकुंभ की थीम पे जो है ना ये बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था, और जिसमें इन्होंने स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसका ये पूरा थीम था। इस तरीके की झांकी है, आप लोगों ने खैर संभवतः देखी ही होगी 26 जनवरी पे, जब राजपथ, इसको कर्तव्य पथ कहते हैं हम लोग अभी के लिए, तो उस पे ये झांकी निकलती है। इसके अलावा त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश ने इसके बाद में अवार्ड जीता था। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट जो था वो जम्मू कश्मीर की राइफल कॉन्टिजेंट थी, और मिनिस्टर या डिपार्टमेंट की कैटेगरी में सबसे बेस्ट झांकी थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की, और जितने भी आपकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स थी उनमें सबसे बेस्ट झांकी निकाली थी दिल्ली पुलिस ने। तो ये अलग अलग कैटेगरी में है। राज्यों में सबसे टॉप किया था यूपी ने किया था, उसके बाद त्रिपुरा आंध्र प्रदेश थे। उसके अलावा मार्चिंग जो कॉन्टिजेंट थे वो जम्मू कश्मीर राइफल था। मिनिस्टर या डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट की झांकी निकलती है, उनमें सबसे बेस्ट किसकी थी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की थी। जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उनमें सबसे बेस्ट थी दिल्ली पुलिस की, सबसे बेस्ट झांकी निकली थी। तो ये है अच्छा सवाल है। 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? 34वां व्यास सम्मान, 34वां व्यास सम्मान अवार्ड मिला है सूर्यबाला को मिला है। 34वां व्यास सम्मान अवार्ड नाम है 2025 का, मिला है किसको? सूर्यबाला को। किसके लिए मिला है सर? इनका नोवेल है कौन देश को वासी वेणु की डायरी, एक नोवेल है इनका ये, कौन देश को वासी वेणु की डायरी, सूर्यबाला इनको मिला। व्यास सम्मान है क्या सर? ये एक लिटरेरी अवार्ड है, मतलब साहित्यिक अवार्ड है ये, साहित्यकारों को ये वाला अवार्ड दिया जाता है। और दिया किसके द्वारा है सर? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। कितने खेल व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये दिया तो 25 में है, 17 जनवरी 2025 को, लेकिन अब मिला पिछले साल वाला है तो इस करके नाम तो 24 ही रहेगा। तो ये भारत में अगर कोई खिलाड़ी है ना, तो उसको सबसे बड़ा अगर कोई खेल अवार्ड मिल सकता है तो वो यही मिलेगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। और ये टोटल इस बार 4 लोगों को दिया गया है, और 4 लोगों को अनाउंस किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने अनाउंस किया, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के अंदर, और प्रेजेंट करता है इनको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 4 खिलाड़ी हैं, ये 4 खिलाड़ी हैं कौन कौन से सर? एक खिलाड़ी का नाम है डी गुकेश, जो चेस में 2024 के अगर आपको याद हो तो चेस ग्रैंड मास्टर बने थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। हरमनप्रीत सिंह है, हॉकी से रिलेटेड है। प्रवीण कुमार है, पैराथलीट से है। और मनु भाकर है, शूटिंग से। मनु भाकर का नाम तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, ओलंपिक के अंदर इस बार 2 मेडल लेके आई थी, ऐसी पहली महिला है जो शूटिंग के अंदर पहली बार 2 ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। अर्जुन अवार्ड है 2 नंबर पे आता है, जो सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। ये कितने लोगों को मिला था? ये 34 लोगों को मिला। द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है कोच को मिलता है, ये सुभाष राणा को मिला, दीपाली देशपांडे को मिला, और एक संदीप सांगवान को मिला था।
एक मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है 2024 की, ये मिली किसको? ये मिली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। ये ट्रॉफी मिलती है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो टॉप करता है ना, उनको मिलती है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ये ट्रॉफी मिली थी। 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता है? बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड इन 2024। तो बेस्ट फीफा अवार्ड जो मिला है वो मिला है विनीसियस जूनियर को मिला है। मैन में मिला है विनीसियस जूनियर जो ब्राजील के हैं। वुमेन में मिला है एटेना बोनमाटी को जो कि स्पेन की है। बेस्ट फीफा गोलकीपर अवार्ड मिला है किसको सर? तो एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। और वुमेन में मिला है किसको? एलिसा नेहर को मिला है बेस्ट फीफा गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड। अंग्रेजी भाषा के लिए अगर आप लोगों से यह पूछ लिया जाए कि साहित्य का अवार्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये क्वेश्चन वाला, अकादमी अवार्ड दिया जाता है ये। और साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 जो मिला है ये मिला है स्ट्राइन किर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो इवन हिंदी और इंग्लिश। वैसे मैं आपको बता देता हूं साहित्य अकादमी अवार्ड दिसंबर के आसपास मिलता है, इस बार मिलेगा तब आगे की बात। लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि साहित्य अकादमी अवार्ड साल टोटल 24 भाषाओं में मिल रहा है। 22 तो हमारी भाषा संविधान में है ही है 8वीं अनुसूची में, 2 और भाषाएं हैं आपकी उनके अलावा, जैसे अंग्रेजी भाषा है। अब संविधान की 22 भाषाओं में अंग्रेजी तो लिखी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो एक्चुअली इंग्लिश में भी ये मिलता है, आपका ध्यान रखना। और इंग्लिश और हिंदी का तुम्हें 2 ही याद रखना है और बाकी याद ही नहीं रखना, ना राजस्थानी का याद रखना या किसी और का, आपको कोई याद ही नहीं रखना है। तो इंग्लिश आपका जो है उसमें विनर थे स्ट्राइन किर फॉर हर नोवेल स्प्रिट नाइट के लिए, स्प्रिट नाइट्स के लिए मिला था ये। और हिंदी के लिए मिला था गगन गिल को। इनका एक नोवेल था जिनका नाम था मैं जब तक आई बहार, एक पोइट्री है उसके लिए मिला है मैं जब तक आई बहार। ये अवार्ड जो है ना सबसे बड़ा अवार्ड है 2 नंबर पे। पहले नंबर पे सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है ज्ञानपीठ अवार्ड। अगर कोई साहित्यकार है उसको कोई सबसे बड़ा अवार्ड, जैसे अभी मैंने खेलों में तुम्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बताया, ऐसा साहित्यकार में जो सबसे बड़ा अवार्ड है ना वो ज्ञानपीठ अवार्ड है। ये 1954 में सेटअप हुआ था। 1 लाख रुपए इसके लिए कैश प्राइज मिलता है, ठीक है ना। और साहित्य अकादमी के लिए बता रहा हूं। और गिवन इस 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। 22 भाषा तो 8वीं शेड्यूल की होगी। इंग्लिश मैंने कहा ना इसमें है नहीं, और एक राजस्थानी भी तो नहीं है। तो इंग्लिश और राजस्थानी के लिए जो है ना ये वाला अवार्ड, ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है ना, जरूरी पॉइंट है ये। इसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट बात पे आते हैं वो है कि किस भारतीय को यूएन चैंपियंस ऑफ द सम्मानित किया गया है 2024 के लिए। यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ, यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है माधव गॉडगिल को। माधव गॉडगिल को यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024। इसके टोटल 6 विनर रहे हैं। इंडिया से इसमें जो है ना माधव गॉडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडिया से माधव गॉडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। बाकी और हैं उनको याद करने की नीड नहीं है, पढ़ना चाहे तो खैर पढ़ सकते हैं। जैसे एक तो है इसमें सोनिया गुजाजारा जो ब्राजील से है, एक इसमें गैब्रियल पॉन है जो रोमानिया से है, एक लू क्यू है चाइना से है, एक इसके अलावा जो है ना सिक्किम इनिशिएटिव है जो कि इजिप्ट का है, इसके अलावा एमी बोवर्सस है अमेरिका से है। टोटल 6 विनर थे इसमें, पर इंडिया के पर्सपेक्टिव आपको नाम याद रखना है माधव गॉडगिल। इंडिया से लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, मतलब इन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए आजीवन प्रयास किए हैं, इसी के लिए इनको मिला है यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। माधव गॉडगिल इनका नाम है, ध्यान रखना आप लोग। ये अवार्ड वाले टॉपिक जो है ना आपके, ये थोड़े कुछ महीने के पहले वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो 24 को मैंने थोड़ा फोकस किया है बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत कर लगी है, क्योंकि देखो 24 वाला डेटा तो सामने ही पड़ा रहता है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। सॉरी 25 वाला डेटा तो सामने ही था, लेकिन 24 में ढूंढना बहुत जरूरी था आपका। इवन ये तो और भी पुराने आ जाते हैं कई बार, मतलब 23, 22, 20 ऐसे वाले भी आ जाते हैं। इनके क्वेश्चन हमेशा आते ही ऐसे हैं आपके, तो प्लीज इस पे फोकस रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन। बाकी जो नए वाले हैं वो तो मैंने करंट अफेयर पहले करवा रखे हैं, वीडियोज आपकी पड़ी उनमें देख लेना, लेकिन ये वाली चीजें नहीं करवाई हुई है तो मैं आपकी करवा ही रहा हूं आपको। बहुत ध्यान से सुनना इनको सब चीजों को। मिस इंडिया यूएसए 2024 का ताज जो है ना किसे पहनाया गया है? मिस इंडिया यूएसए 2024 का ताज पहनाया गया है किसको? कैटलिन सेंड्रा नील को। ये चेन्नई बॉर्न इंडियन अमेरिकन है, मतलब है तो ये भारत की, चेन्नई में जन्म हुआ था लेकिन अभी अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो इसलिए इनको कहते हैं चेन्नई बॉर्न इंडियन अमेरिकन। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जो है ना वो किसको मिला? वो मिला है विक्टोरिया केजोर थिलिंग को। विक्टोरिया केजोर थिलिंग को मैक्सिको सिटी से है, 73वीं मिस यूनिवर्स प्रेजेंट बनी है ये।
विक्टोरिया केजेर थिलिंग डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स है ये, और फर्स्ट रनर अप वगैरह ये तो याद नहीं करने आपको। बुकर अवार्ड, मान बुकर प्राइज इसको कहते हैं हम लोग, तो बुकर अवार्ड 2024 है, ये किसने जीता है? ये जीता है समांथा हार्वे ने। समांथा हार्वे ने ये बुकर प्राइज फिक्शन के लिए इन्होंने इंग्लिश में लिखा था, और ये समांथा हार्वे ने जीता ही है। एक नोवेल है जिनका नाम है ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल का फोटो कुछ ऐसा है, ये जीता इसके लिए। और इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2024 का जो है ना वो मिला था जेनी अर्पनबेक को। जेनी अर्पनबेक को मिला था इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड ये मिला है किसको? उर्मिला चौधरी को मिला है। एक प्रोमिनेंट सोशल कैंपेनर है, नेपाल से है, और यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने इस अवार्ड को दिया है। समाज सुधारक है ये। तो ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियन अवार्ड समाज की जो नेगेटिविटी है उसको कम करने की कोशिशों में लगातार लगी रहती है, इसलिए इनको मिला है उर्मिला चौधरी को ये अवार्ड। 2024 में पुरुषों का बेलॉन डीआर अवार्ड, फुटबॉल में दिया जाता है ये वाला अवार्ड, तो बेलॉन डीआर अवार्ड मिला है किसको? रोड्री को मिला है, रोड्री को। बेलॉन डीआर 2024 फुटबॉल का अवार्ड है, मेंस में स्पेन के हैं ये, और वुमेन में मिला है एथेना बोनमाटी को, जो कि स्पेन की है ये भी। 2024 के लिए हॉकी में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो प्लेयर ऑफ द हॉकी का अवार्ड मिला है किसको? हरमनप्रीत सिंह को मिला है। सेरेमनी हुई थी मस्कट ओमान के अंदर ये, और मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का हरमनप्रीत सिंह इंडिया से। वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर जो है ना वो मिला है येबी जेनसन को, जो कि नीदरलैंड से है। मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर मिला है पीआर श्रीजेश को, जो कि इंडिया से है। ये काफी ज्यादा जरूरी है ये भी, हरमनप्रीत सिंह को जो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड का जो है ना टाइटल मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट आपके पास में जो आता है निकल के, किस राज्य ने 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की मेजबानी की है? 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करने वाला जो राज्य है वो गोवा ही है आपका। अभी भी 56th वाला भी गोवा ही है, लगभग ये गोवा ही करता है हर साल ऑलमोस्ट। तो गोल्डन पिकॉक में बेस्ट फिल्म जो है ना टॉक्सिक मूवी को अवार्ड मिला है इसके लिए। हाल ही में भारत में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया फिलिप नॉइस को किया गया, फिलिप नॉइस को। फिलिप नॉइस जो है ना ये ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर है, इनको जो 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था जो गोवा में हुआ था वहां पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2024 का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है? मानवतावादी पुरस्कार जिसको बोलते हैं, ये मिला है मोहन जी को, मिला है मोहन जी को। 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया है अलेक्जेंडर डन को। अलेक्जेंडर डन जो है ये जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो अंदर जो है ना 2005 में जो सेटअप हुई थी, और इनके लिए टोटल $1,000 जो ना प्राइज मनी है, शास्त्रा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की है, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है एक्चुअली। फेमिना मिस इंडिया 2024 ये अवार्ड मिला निकिता पोरवाल को, मध्य प्रदेश की है ये भी बहुत अच्छा सवाल है, निकिता पोरवाल। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में आया था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन मतलब जानबूझ के पूछते हैं वो अवार्ड वाले, वो पीछे के ही पूछते हैं ज्यादातर। तो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, अब ये मिला 24 में है पर है 23 का ये अवार्ड, ठीक है ध्यान रखना। मिला 24 में है ये पर है 23 दिसंबर में मिला था ये वैसे अवार्ड। तो इसका ठीक आंसर रहेगा ओडिशा। मतलब भारत में पानी बचाने के मामले में सबसे बेस्ट राज्य जो है ना वो ओडिशा है। बेस्ट स्टेट ओडिशा पहले नंबर पे, 2 नंबर पे यूपी राज्य है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट यूपी के हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह याद करने की नीड नहीं है। बेस्ट पंचायत याद कर सकते हो, बेस्ट पंचायत जो है उसका नाम है पुलमपारा। पुलमपारा पंचायत केरल की है। और इस अवार्ड को देता कौन है? इस अवार्ड को देता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, 2018 से जो है इस अवार्ड को दे ही रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मतलब 19 में दिया था, 18 का रैंक था वो। हाल ही में प्रतिष्ठित IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है आपका? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा एस सोमनाथ को। ये एस सोमनाथ बहुत न्यूज में है, कारण क्या कि इन्हीं के टाइम पीरियड में भारत में 2 बड़े मिशन हुए हैं। एक तो मिशन है आदित्य L1 का, 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 सन की स्टडी करने के लिए मिशन भेजा था।
अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ था आपका हरियाणा के अंदर टीओ एटीओ का 2 नवंबर 2025 को, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, आदित्य L1 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आदित्य L1 और एक 2023 में ही ना चंद्रयान लॉन्च किया था, इन्हीं के ही टाइम के रहते हुए चंद्रयान लॉन्च किया गया था। कौन सी तारीख को? 14 जुलाई 2023 को, और 23 अगस्त 2023 को ये चांद की धरती पे पहुंचा। एक्चुअली 23 वाला डे रिमार्केबल है, 23 अगस्त 2023। इस दिन इंडिया ना नेशनल स्पेस डे मनाने लग गया, ठीक है ना। इस दिन इंडिया क्या मनाने लग गया सर? नेशनल स्पेस डे जो है वो सेलिब्रेट करने लग गया, नेशनल स्पेस डे। अब नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया हर साल 23 अगस्त को मना रहा है नेशनल स्पेस डे। हमने पहला कब मनाया है? पहला हमने 2024 में मनाया है, दूसरा मनाया है हमने 2025 में, मतलब इस बार हमने दूसरा नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया है। इससे पिछला हमने मनाया था 2023 के अंदर मनाया था, ठीक है, मतलब सॉरी 24 में मनाया था। 23 में तो अनाउंस हुआ था, इस दिन चांद की धरती पे हमारा चंद्रयान 3 जो है ना वो उतरा था, ये याद रखना आप लोग। 615 करोड़ के आसपास का टोटल बजट था इसका, और हमने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया था, और इसके लिए विक्रम नाम का लैंडर था, प्रज्ञान नाम का रोवर था जो कि चांद की धरती पे चला था। नोबेल प्राइज जो है ना वो कितने फील्ड में दिए जाते हैं आपके? नोबेल प्राइज आपके 24 और 25 दोनों वाले करने हैं। ये 25 वाले जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अगली क्लास के अंदर करवा रहा हूँ, लेकिन 24 वाले तो आज करवा ही रहा हूं। नोबेल प्राइज गिवन इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल ने इनको स्टार्ट किया था, डायनामाइट का जो इन्वेंटर है ये। और फर्स्ट अवार्ड ये 1901 के अंदर मिले थे आपके, जो कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, और के साथ साथ मेडिसिन में, इकोनॉमिक्स में और पीस यानी कि शांति में। ये टोटल 6 फील्ड में मिलता है ये आपका, ठीक है। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का जो मिला था 2024 का, वो मिला था डेविड बेकर को मिला था, अमेरिका से है ये। और इसके अलावा मिला था डेमिस हासाबिस को और जॉन एम जंपर को, इन तीनों के लिए मिला था। प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन किया था इन्होंने। नोबेल प्राइज 2024 का जो लिटरेचर में किसको मिला है? लिटरेचर में मिला है हांगकांग को मिला था, हांगकांग को, साउथ कोरिया से रिलेटेड है। इनका एक फेमस नोवेल था द वेजिटेरियन, इसके लिए इनको मिला था हांगकांग को। नोबेल शांति वाला ये ज्यादा ही जरूरी है, इसको तो भूलना ही नहीं किसी एंगल से। आपका 2024 का ये मिला था निहोन हिंडनक्यो को मिला था। निहोन हिंडनक्यो को जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ये एफर्ट थे वर्ल्ड दुनिया में जो न्यूक्लियर वेपन फ्री दुनिया बन जाए, न्यूक्लियर हथियार दुनिया से लगभग खत्म हो जाए, ये इसका टारगेट था। इसके लिए मिला था इसको। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का टाइटल मिला था रिया सिंघा को, रिया सिंघा को मिला था, जो गुजरात से है रिया सिंघा, उनको मिला था ये टाइटल। किस देश की हायाओ मियाज़की को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है किसको? जापान की है ये, रेमन मैग्सेसे अवार्ड है। इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहते हैं हम लोग। ये पहली बार अवार्ड किया गया था 1958 में। 2024 में हायाओ मियाज़की को मिला है, जो जापान से है, एनिमेटर है, तो ये तो याद रखना ही रखना। और एनवायरमेंटलिस्ट है, और इसके अलावा बाकी और भी बहुत लोग थे, उनको भी मिला, लेकिन ज्यादा जरूरी आपको याद रखना है रमन मैग्सेसे अवार्ड किन के लिए? हायाओ मियाज़की के लिए। किस मंत्रालय ने भी हाल ही में पोषण ट्रैकर नाम की एक पहल जो है ना उसको स्टार्ट किया है? पोषण ट्रैकर पहल। अब पोषण ट्रैकर जो है ना हमारे पास में ये किसने स्टार्ट की है? ये की है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जो है ना इसको स्टार्ट की है, ये ध्यान रखना है डियर हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। अभी ये सब पोषण ट्रैकर का मतलब है बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू को ट्रैक किया जाएगा। तो मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एज 0 to 6, चिल्ड्रन जब भी कहा जाए तो 0 से 6 साल तक का ही बच्चा होता है। इसमें रियल टाइम डेटा होगा WHO का ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग। 5 साल तक का बच्चा है, मतलब 5-6 साल तक का बच्चा, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना है, उसका हाइट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी इस एज के अकॉर्डिंग, इन सब चीज को भी चेक किया जाएगा इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, लॉन्च कब किया गया? 2021 के अंदर। ट्रैकर इनिशिएटिव है ये वाला, इतने तो याद रखना है बात आप। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीतने वाली ध्रुवी पटेल है। ध्रुवी पटेल ये इंडियन है बट मतलब अमेरिकी नागरिकता के साथ में है।
विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 जो मिला था वो मिला था गोविंद राजन पद्मनाभन को। गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला विज्ञान रत्न अवार्ड 2024। ये प्रेजेंट किसने किया? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया ये अवार्ड, और 23 अगस्त को दिया गया था ये नेशनल स्पेस, सॉरी मैंने अभी अभी बताया नेशनल स्पेस डे हम हर साल कब मनाते हैं? 23 अगस्त को मनाते हैं। इवन मतलब हम मनाने लगे ही थे, ऐसा समझो आप लोग। पिछली बार पहला ही नेशनल स्पेस डे था, इस बार दूसरा नेशनल स्पेस डे मनाया हमने। टोटल ये 33 अवार्ड दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 4 याद रखने हैं, सारे नहीं याद करने, 4 तो मेन है याद करने के। एक तो विज्ञान रत्न पुरस्कार है, ये गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला। एक विज्ञान श्री अवार्ड मिला है 13 साइंटिस्ट को। एक विज्ञान युवा अवार्ड है, ये मिला है 18 यंग साइंटिस्ट को। एक विज्ञान टीम अवार्ड है, ये मिला है चंद्रयान 3 की टीम को। इसमें 33 कैटेगरी के अवार्ड होते हैं, पर आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना ये वाले, मतलब इसमें कैटेगरी तो खैर आपकी 4 है, लेकिन 33 टोटल मिले हैं। आप सबके नाम वगैरह ऐसा कुछ याद नहीं करने, आपको याद ये 4 करने हैं कि इसमें से विज्ञान रत्न अवार्ड मिला गोविंद राजन को, जैसे नाम एक हो गया ये। अब ऐसे 13 साइंटिस्ट ये हो गए। अब इन 13 साइंटिस्ट के नाम याद करने का नीड नहीं है, ना ही 18 साइंटिस्ट के नाम याद करने की नीड है। टीम में एक टीम ही याद करोगे, चंद्रयान 3 आप लोग। तो कैटेगरी 4 है, 33 लोगों को जो दिया गया था ये वाला अवार्ड। फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है? तो बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है इनमें से किसको? आटम को मिला है 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म जो है ना वो है आटम। बेस्ट एक्टर अवार्ड है ऋषभ सेठी फॉर बेसिकली कंतारा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो है ना वो मिला है नित्या को, और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है सूरज को। ठीक है, ऊंचाई के लिए मिला है। बस आपको एक मूवी तो जरूर याद रखनी है, आटम बेस्ट मूवी अवार्ड है 2024 के लिए अवार्ड मिला है ये। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट जो है ना वो किसे मिला है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेशन अवार्ड मिला है श्रीनगर को मिला है। ये राजधानी है कश्मीर की और कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिकम 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ऑफ इंडिया। भारत में टोटल 4 होगी अब। पहले 3 कौन सी है? पहले 3 है, एक जयपुर राजस्थान की क्राफ्ट सिटी, एक है आपकी मामलापुरम तमिलनाडु में, एक मैसूर है कर्नाटका में। और ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा इनको जो ना अवार्ड दिया जाता है। यहाँ का शिकारा बोट वगैरह है, ये बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है बल्कि। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के सर्टिफिकेशन में श्रीनगर। अच्छा, श्रीनगर कौन सी रिवर फ्रंट पे पड़ता है? श्रीनगर पड़ता है आपका झेलम नदी के किनारे पड़ता है, ध्यान रखना ये भी आप लोग। झेलम नदी के किनारे पड़ने वाला शहर है श्रीनगर आपका। और इसके अलावा जो है ना आप ये याद रखना, यहाँ पे एक लेक है बहुत फेमस, जिसका नाम है आपका वुलर लेक है, जो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है ना, इंडिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहलाती है आपकी वुलर लेक। 12th नंबर का विश्व हिंदी सम्मान जो है ना वो किसको मिला है? 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसको मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। नेपाल भारत साहित्य समारोह हुआ था उसके दौरान। एक फेमस है पेन पिंटर प्राइज 2024। तो पेन पिंटर अवार्ड 2024 जो है ना ये किसको मिला है? ये अरुंधति रॉय को मिला है, अरुंधति रॉय को। पेन पिंटर प्राइज 2009 से जो है वो सेटअप किया गया था। 2024 की जो विनर है अरुंधति रॉय है, इंडियन ऑथर है ये, जो कि आपको फोटो में दिख रही है, यही है, इनको मिला था ये। 2024 के लिए बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड किसको मिला? पूरे साल के अंदर सबसे बेस्ट राज्य जो था खेती बाड़ी में वो महाराष्ट्र था। 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड था ये, जो कि मतलब किसने इसको हेड किया था? तो पी सदाशिवम ने इसको हेड किया था। Who has been awarded prestigious Olympic order by IOC? IOC के द्वारा जो है ना बेस्ट आपका अवार्ड किसे मिला है? तो IOC के द्वारा बेस्ट ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया अभिनव बिंद्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना प्लीज, भूलना मत। आपको याद होगा अभिनव बिंद्रा जो है ना साल 2008 का ओलंपिक जो था आपका, साल 2008 का ओलंपिक था, उस ओलंपिक 2008 के अंदर इन्होंने मेडल जीता था, गोल्ड जीता था। कौन से गेम में जीता था? शूटिंग गेम के अंदर जीता था। और ऐसा करने वाले ये पहले पर्सन थे भारत में, व्यक्तिगत रूप से तो पहला ही आया था ये कहां पे था सर ओलंपिक? ये चीन में हुआ था, चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था ये ओलंपिक, आपको याद रहना है। और ये अवार्ड दिया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। अब दिया गया क्योंकि इस बार 2024 का जो ओलंपिक था ना
उसमें हमारे ये एक्चुअली मशाल वाहक थे, टॉर्च बीरर जिसको कहते हैं। ओलंपिक जब स्टार्ट होता है टॉर्च लेके हाथ में चलते हैं, तो टॉर्च बीरर यही थे एक्चुअली। आपको ईयर भी याद होनी चाहिए कौन कौन से ओलंपिक कब हुए। जैसे साल 2000 वाले कहां थे, तो ये हुए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए थे, सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे हुए थे। अच्छा, इस 2000 वाले ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में ना जीती थी एक महिला जिनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। उनका नाम भूलना मत प्लीज आप लोग, क्योंकि वेट लिफ्टर थी कर्णम मल्लेश्वरी। और मतलब वेट लिफ्ट, अभी तो खैर गेम छोड़ दिया उन्होंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन वीसी भी बनी है वो। और 2000 के अंदर सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग में पहला ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया में 2 ही महिला है अभी तक जो जीती हुई ओलंपिक में, एक मीराबाई चानू है जो आगे भी बताऊंगा टोक्यो ओलंपिक में, और एक यहाँ पे जीती थी ये। उसके बाद 2004 का जो ओलंपिक हुआ था ना, वो हुआ था एथेंस में हुआ था। एथेंस सिटी पड़ती है ग्रीस का, एथेंस है, जहां पे राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मेडल जीता था। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मेडल जीता था इसमें, शूटिंग के अंदर सिल्वर मेडल जीता था यहाँ पे। 2008 वाला तो मैंने अभी बता ही दिया आप लोगों को, ये वेरी इंपॉर्टेंट था ही, अभिनव बिंद्रा ने जीत लिया यहाँ पे मेडल। 2008 वाला चाइना बीजिंग में हुआ है। 2012 का कहां पे हुआ, 2012 का लंदन में हुआ। साइना नेहवाल एक नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बैडमिंटन के लिए, तो उनका नाम बड़ा जरूरी है यहाँ पे, उन्होंने मेडल जीता था मतलब यहाँ पे। और हरियाणा हिसार की रहने वाली है साइना नेहवाल। और इसके अलावा भी जो है ना यहाँ पे योगेश्वर दत्त है, वो भी हरियाणा से रिलेटेड है, उन्होंने भी यहाँ पे जो है ना मेडल जीता था। हालांकि गोल्ड यहाँ पे नहीं मिला था हमें, लेकिन कांस्य पदक से हमें संतोष करने पड़े थे। इसके अलावा 2016 का ओलंपिक है, इसमें भी गोल्ड नहीं मिला था हमें, यहाँ पे कांस्य और सिल्वर। यहाँ पे भारत में पहली रेसलर बनी थी साक्षी मलिक, हरियाणा के रोहतक से, उन्होंने रेसलिंग में पहली बार कांस्य पदक जीता। एक पीवी सिंधु भी थी, पुरसेला वेंकट सिंधु, जो बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता था। ये रियो में हुआ था 2016 का, रियो में, ध्यान रखना रियो शहर ब्राजील में, ये लंदन में हुआ था, ठीक है ना, ये लंदन में हुआ था। और 2020 का ओलंपिक, हालांकि 20 में हुआ नहीं, हुआ कोविड के कारण 21 में हुआ था, नाम 20 ही है, ये हुआ था जापान में, ठीक है ना, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। और 2020 का जो ओलंपिक था वो इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें नीरज चोपड़ा ने व्यक्तिगत रूप से दूसरे पर्सन बन गए थे, और ट्रैक और फील्ड में या अपने जो जेवलिन थ्रो में तो पहले ही पर्सन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो वेरी इंपॉर्टेंट था। यहां पे मीराबाई चानू भी थी जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद में अब 2024 के ओलंपिक हुए हैं, कहां पे, पेरिस के अंदर हुए हैं। अब इसमें हमारा कोई गोल्ड मेडल तो नहीं आया पेरिस वाले ओलंपिक में, लेकिन हाँ नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था इस बार के लिए, और मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं। कौन से, दोनों ही कांस्य। 10 मीटर एयर पिस्टल में तो सिंगल जीता, एक मिक्स्ड में जीता था, अंबाला के सरबजोत सिंह है उनके साथ में मिलके, तो इन्होंने ऐसे करके मिक्स में दो मेडल जीती है, 2 मेडल जीतने वाली पहली ही महिला बनी है। और इसके साथ साथ जो है ना एक स्वप्निल कुसाले है महाराष्ट्र से, उन्होंने भी 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा अमन सहरावत है, उन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग के अंदर, मतलब कुश्ती के अंदर जीता है। और इसके अलावा जो है ना आपके यही लोग थे, टोटल 6 ही मेडल आए थे इस बार हमारे पास में, ठीक है, टोटल 6 ही मेडल आए थे। 2 तो अकेले मनु भाकर ने ले लिए, मनु भाकर और सरबजोत एक मिलके, और एक अकेला ले लिया, एक नीरज चोपड़ा ने ले लिया, एक अमन सहरावत ने ले लिया, एक स्वप्निल कुसाले ने ले लिया, ठीक है। और अब 2028 के ओलंपिक कहां पे होंगे सर, ये होने वाले हैं लॉस एंजलिस के अंदर होंगे, आपके लॉस एंजलिस के अंदर होंगे, अमेरिका के अंदर। 2032 के ओलंपिक कहां होंगे सर, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे, ब्रिस्बेन में। और 2036 के ओलंपिक बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि अपने इंडिया में हो जाए, हालांकि अभी मेजबानी मिली नहीं है, लेकिन चांसेस है बहुत ज्यादा कि हमें हमारे इंडिया में हो जाए ये। अच्छा, एक कॉमनवेल्थ क्या अभी न्यूज में है, अभी कल परसों का ही न्यूज में बल्कि, है तो देखो 2010 का कॉमनवेल्थ गेम जो है ना, कॉमनवेल्थ गेम वो अपने इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर हुए थे वो, उसमें हमने 38 गोल्ड लिए थे। 38 गोल्ड के साथ टोटल 101 पदक जो है ना हमने जीते थे टोटल, मतलब गोल्ड जरूरी होते हैं वैसे, ठीक है ना। तो 38 गोल्ड के साथ में हमने जो है ना टोटल पदक जीते थे, कितने, 101 पदक जीते थे टोटल हमने। 2010 का कॉमनवेल्थ गेम जो था, हर 4 साल बाद होता है ये भी, ओलंपिक भी 4 साल बाद होता है, ये भी आपका 4 साल बाद होता है। कॉमनवेल्थ उनको बोलते हैं जो देश कभी न कभी ब्रिटेन के अंडर में रहे हों, ब्रिटिश कॉलोनी रहे हों कभी। ये 1930 से गेम स्टार्ट हुए थे आपके, 1930 से कनाडा से स्टार्ट हुए थे आपके ये, और अभी मतलब हर 4-4 साल के बाद में हो ही रहा है। 2014 में ये हुए थे, कहां पे सर, 2014 में ये हुए थे स्कॉटलैंड के अंदर हुए थे ये, स्कॉटलैंड में।
स्कॉटलैंड के सिटी है ग्लासगो, ठीक है ना, ग्लासगो। इस बार यहीं पे ही होंगे वैसे ये। 2018 के ये हुए थे गोल्ड कोस्ट में, गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया में। 2022 के फिर हुए ये बर्मिंगम में, ठीक है ना, बर्मिंगम के अंदर हुए थे, बर्मिंगम में। और फिर उसके बाद में 2026 के अब कहां होंगे, ये अगेन वहीं ग्लासगो के अंदर ही होंगे। 2030 की मेजबानी अपने इंडिया को मिल गई, अगले गेम अपने इंडिया के अंदर होंगे ये। इंडिया में भी कहां पे होंगे, अहमदाबाद में होंगे, ठीक है ना, अहमदाबाद में होंगे। और ये इसका 100वां साल होगा, 100वां साल, क्योंकि मैंने कहा ना 1930 से स्टार्ट हुए थे ये, तो 2030 तक आते आते कितने हो जाएंगे, 1900 से 2030, मतलब पूरे 100 साल पूरे हो जाएंगे। ये मेजबानी अपने भारत को मिली है, इंडिया को, अहमदाबाद को। ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, जरूरी है। अभी बता दिया, आगे के करंट अफेयर और करवाएंगे आगे, तब भी बता ही दूंगा, कहीं आएगा ये दोबारा फिर हुए, लेकिन ये भी बता दिया, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो सर, अगला जो सवाल हमारे पास में आता है वो कौन सा है, किस संस्थान ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जीता। इस बार सचिव ओलंपिक में एक हमारी इंडियन हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता था, मेल ने, पुरुषों की हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, वो भी याद रखना। किस संस्थान ने, जैसे मतलब वो कितने हो गए देखो, एक तो हो गया नीरज का मेडल हो गया, ठीक है ना, एक तो हो गया नीरज चोपड़ा का, ये कौन सा मेडल हो गया सर, ये हो गया रजत, ठीक है ना, रजत, यानी कि सिल्वर मेडल हो गया इनका, ओके, नीरज चोपड़ा। ये है कहां के सर, ये है हरियाणा के, हरियाणा पानीपत के हैं ये, पानीपत। पानीपत के 3 युद्ध जरूर याद रखना आप लोग, कब कब हुए थे, 1526, 1556 और 1761, ठीक है। बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हारा, अकबर जीता या मुगल जीते ऐसा कहिएगा, और हेमू हारा था, अहमद साबदाली जीता, मराठे हारे थे। anyway, इसके बाद में आती है मनु, मनु भाकर। मनु भाकर के पास में 2 मेडल है, दोनों ही कांस्य पदक है, ठीक है ना, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। एक तो जीता है 10 मीटर, ये तो भाला फेंक इन्होंने जीता है, भाला फेंक में, ठीक है ना, ये याद रखना। 89.45 मीटर का जावलिन थ्रो किया था इन्होंने। और इन्होंने क्या किया, 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर जो है ना, उसके अंदर इन्होंने एक तो इंडिविजुअल में जीता कांस्य पदक, एक इन्होंने 10 मीटर इंडिविजुअल के साथ में, दूसरा 10 मीटर मिक्स्ड में जीता, मिक्स्ड में। इनके साथ में थे अंबाला जो है हरियाणा के अंदर, वहां से सरबजोत, सरबजोत, अंबाला के सरबजोत सिंह के साथ में जीता 10 मीटर में ही। इसके बाद में एक है अमन, अमन सहरावत, अमन सहरावत है, ठीक ना, सहरावत है, हाँ ठीक है। और इन्होंने जीता था कुश्ती के अंदर, अगेन कांस्य पदक ही है, ठीक है ना। इसके बाद में आता है एक स्वप्निल कुशाले, स्वप्निल कुशाले, इन्होंने जीता था 50 मीटर एयर राइफल के अंदर। एक हो गया इंडियन हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम, ठीक है, 5 ही हुए, एक ये रहा 6, टोटल 6 ही मेडल आए थे हमारे पास में, ठीक है। 5 तो ये पर्सन हो गए, और एक पर्सन मतलब एक ने 2 जीत लिए ना, इसलिए 6 हो गए, टोटल 6 ही मेडल आए, गोल्ड आया नहीं था हमारा। किस संस्थान ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता, आरबीआई ने जीता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब बना था सर ये बना था 1 अप्रैल को बना था, 1 अप्रैल 1935 को बना था ये। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, मतलब राष्ट्रीयकरण हुआ था। और हेडक्वार्टर कहां पे, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, ये भी याद रखना आप लोग। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्या सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपके पास में यहाँ पे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के द्वारा किसे भूमि नायक नामित किया गया है। तो सिद्धेश सक्कोरे जो है ना, उनको भूमि नायक नामित किया गया है, ये ध्यान रखना है डियर हमारे पास में यहाँ पे। तो ये तो याद रखना ही रखना है डियर आप लोगों को। तो सिद्धेश कोरे इसका नाम है, सिद्धेश कोरे जो है ना एक्चुअली फार्मर फ्रॉम महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के किसान है, ध्यान रखना आप लोग। अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड, अब इंटरनेशनल वाला मैंने अभी बताया था आपको, जेनी अर्पनबेक थे, जेनी अर्पनबेक थे, और इनको मिला था, जेनी अर्पनबेक जर्मनी से हैं ये। इनका नोवेल का नाम है काइरोस, ठीक है ना, काइरोस नोवेल है, उसके लिए मिला है इनको, काइरोस के लिए।
इस संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है ना वो मिला है 2024 का। नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है किसको? निमंस को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है और बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल भी है ये। एक तो इसका फुल फॉर्म ही बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखना। 2023 के अंदर एक संस्था जो है ना आपकी न्यूज में आने स्टार्ट हुई थी, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस लोकेटेड इन बेंगलुरु। आजकल क्या होता है कि फिजिकली बीमार होना एक अलग मुद्दा है, लेकिन मेंटली बीमार आजकल लोग बहुत ज्यादा हो गए, मानसिक रूप से बीमार। और मानसिक रूप से बीमार होने का कारण है ज्यादातर लोग ये स्मार्टफोन और ये रील और वगैरह वगैरह की दुनिया, आपको पता ही है ना कितनी ज्यादा लोग उसके ऊपर आजकल डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई है, इसलिए मानसिक बीमारी लोगों को थोड़ी ज्यादा है। और उसी के लिए ये टेली मेडिसिन हेल्प देते हैं भैया। आपको ऐसा नहीं है कि वहां जाना पड़े, आप फोन पे ही जाके। और मैं तो भाई कई बार कहता हूं कि मानसिक अगर बीमारी है तो किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, कोई साइकेट्रिस्ट मिले उससे बात करनी चाहिए। अभी जैसे कोई दिल का डॉक्टर है, कोई पेट का डॉक्टर है, कोई सर का डॉक्टर है, कोई हड्डियों का डॉक्टर है, ऐसे दिमाग का भी डॉक्टर होता है। तो उनको बताओ क्या प्रॉब्लम होता है, क्या दिक्कत होती है, और फिर वो उसका इलाज करेंगे। दिक्कत दिमाग वाले के साथ में इतनी है, पहली तो बात वो मानने को तैयार नहीं होता कि मैं मानसिक बीमार हूं भी क्या। कोई किसी को कह दे भाई तुम्हें दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये समझता है कि ये मेरे को पागल कह रहा है। तो वो सामने उल्टा ये कहेगा मैं पागल क्यों, तू है पागल तो, ठीक है ना। और वो ऐसा नहीं है तू पागल क्या, तेरा खानदान पागल है, ये पागल वो मतलब चिढ़ जाएगा बहुत ज्यादा इस बात के लिए। तो ये एक अपने आप में समस्या है बहुत बड़ी। वो खुद भी नहीं मानने को तैयार कि मेरे साथ कुछ हुआ है क्या, क्योंकि इस बात को लोग मानते ही नहीं है कि मानसिक कोई टेंशन हो सकती है क्या। मानसिक रूप से तो वही एक ना दिमाग का एक हिस्सा है जो आपको ये कहता है तू तो ठीक है बिल्कुल। ईगो नाम की, अकड़ नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन सही मायने में ये भी बीमार होता है, इसको भी जरूरत होती है। इस पे ध्यान नहीं देते बस, ठीक है ना। समाज में लगता है कि बुरा लगेगा हमें, तो कोई खास बुरी बात नहीं है। अगर कहीं किसी को मतलब ये एंजाइटी अटैक आते हैं, किसी किसी को बैठे बैठे कुछ काम करने का कई बार मन नहीं करे, कई बार यूं लगता है कि पता नहीं कितना ही काम कर दें, कई बार यूं लगता है कि काम करें ही ना, हाथ ही ना लगाएं काम के, ठीक है ना। टेंशन होना, बेचैनी होना, नींद ना आना, खो जाना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इसके सिम्टम्स है। अब वैसे देखो किसी को नहीं दिखाना चाहते तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के पास ही जाओ आप। बहुत बड़े लेवल की बात है तो जाना चाहिए, नहीं जाना है तो मेडिटेशन करके इसको सुधारा जा सकता है। जहां तक मुझे समझ में आती है चीजें कि हाँ अगर ध्यान लगाया जाए, प्रॉपर नींद ली जाए तो शायद इसको सुधारा जा सकता है। प्रॉपर नींद मतलब सही टाइम से सोया जाए, 12 बजे से पहले पहले कोशिश की जाए कि सोया जाए, सुबह सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश की जाए। प्रॉपर नींद के भी कोई घंटे फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन लगभग ऑन एन एवरेज मान के चलो 6-7 घंटे तो एटलीस्ट हो ही हो। तो ये अब इतने घंटे सो के और उठे, प्रॉपर मेडिटेशन करें, सुबह सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, ताकि अपने आप ही माइंड फ्रेश होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर लेट उठते हैं ना ज्यादा, तब ज्यादा गड़बड़ होती है। कभी देख लेना तुम लोग कितने ही सो लेना, उठोगे रात, मतलब जैसे मान लो 10 घंटे की नींद पूरी कर ली, उठे तुम लेट हो 12 बजे, तुम पूरे दिन ही थके रहोगे, आलसी रहोगे, चाहे कुछ ही कर लेना। जल्दी उठ जाना, एनर्जेटिक रहोगे तुम अपने आप ही। तो ये निमंस ये बता रहा है, बेंगलुरु का टेलीमेडिसिन है, ये फोन पे हेल्पलाइन ली जा सकती है इसे। प्रतिष्ठित गोल्डमैन अवार्ड मिला था, एनवायरमेंट अवार्ड मिला था। ये एनवायरमेंट अवार्ड किसको मिला? आलोक शुक्ला जी को मिला है। बहुत ज्यादा जरूरी है ये क्वेश्चन, इवन ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, सेम टू सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया ये। तो नॉन एज ग्रीन नोबल अवार्ड बोलते हैं इसको, गोल्डमैन। एक्चुअली एक क्वेश्चन तो यही आया था कि ग्रीन नोबल अवार्ड कहते किसको है, उसका आंसर यही था, गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड। इसके लिए $2 लाख दिए जाते हैं, बहुत बड़ा प्राइज है ये, $2 लाख मिलते हैं। आलोक शुक्ला जो है ना एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। 4.45 लाख एकड़ बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ के अंदर है ना इन्होंने तैयार किया। छत्तीसगढ़ के अंदर इनकी बहुत बड़ी वैल्यू है। और एक छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जाम हुआ था, उसमें भी इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था, जुडिशरी लेवल का क्वेश्चन थे, एक्ट वगैरह वगैरह थे, लेकिन क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड वो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद रखना। प्रेस्टिजियस गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड है, बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए इनको मिला है। आलोक शुक्ला इनका नाम है, ध्यान रखना आप लोग। खगोल विज्ञान में शो पुरस्कार 2024 किसे मिला? ये मिला है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला है। एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड लाइफ साइंस के लिए $1.2 मिलियन प्राइज होता है इसके लिए। अमेरिका के हैं, ये इंडियन ओरिजिन है, मतलब अमेरिका की नागरिकता ले ली है। 77 में कॉन फिल्म फेस्टिवल में कौन सी भारत की मूवी है जिसको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है?
तो भारत की मूवी है जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट मूवी है ये। डायरेक्ट इसको किया है पायल कपाड़िया ने। फर्स्ट इंडियन है जिसने ऐसा इस टाइप का अवार्ड जीता है, ग्रैंड पिक्स अवार्ड, जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और ये क्वेश्चन अब आप अंदाजा लगा सकते हो, पहली मूवी है जैसे ऐसा अवार्ड जीत लिया, तो ये तो इंपॉर्टेंट बन ही गया अपने आप में। ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड, अगेन ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये पहली ऐसी महिला है जिनका नाम टाइम मैगजीन के अंदर भी आया था, इसलिए भी जरूरी है ये। और इसके अलावा इनको ग्रीन विटली अवार्ड भी मिला था। कह रहा हूं ना कि क्वेश्चन को बहुत ही शिद्दत से रखा है, सोच समझ के तैयार किया। ये टॉपिक तैयार करने में अपने आप में बड़ी मेहनत थी, बहुत सारा कंटेंट था, पर इसमें से निकालना, मतलब गागर में सागर सीरीज को बनाना बड़ा अपने आप में चैलेंजिंग का पार्ट था। बहुत ज्यादा जरूरी सवाल है, प्लीज याद रखना। कहाँ की है सर? ये आसाम की है। पक्षियों को बचाने में बहुत ज्यादा मदद करती है ये, जीव जंतुओं की रक्षा करती है। आपको भी करना चाहिए, किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं है। मांसाहारी तो कभी बनना ही नहीं है जीवन में, ठीक है ना। मांस तो कभी खाना ही नहीं है, ये तो आपको मेरी सीख लेके ही चलनी है। जानवरों को मार के तो क्या ही खाना। तुम किसी के जानवर को, किसी के बच्चे को मारोगे तो कोई तुम्हें कोई मारेगा, तुम्हारे बच्चों को ही मारेगा। प्रकृति का नियम है, कर्मा रिटर्न्स है। तो खाना तो अच्छा शुद्ध शाकाहारी है ही है। और दूसरी बात और क्या करना है, और आपको किसी जीव जंतुओं को मारना नहीं है, उस पर दया दिखानी है। ऐसे ऐसे अवार्ड मिलते हैं, देखो इनके लिए ग्रीन ऑस्कर विटली अवार्ड मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। पक्षियों की मां कहते हैं बल्कि उस एरिया में इनको। तो हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड मिला है 2024, इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024। ये किसको मिला है? ये मिला है मीना चरंदा को मिला है कल्चर अवार्ड। 2024 का लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? ये मिला है नोवाक जोकोविच को मिला, नोवाक जोकोविच। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के विनर है, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड तो नोवाक जोकोविच है टेनिस से। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है अटाना बोनमाटी फुटबॉल से। एंड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है किसको सर? जुडे को, जो कि फुटबॉल से है ये। प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें ना 2-3 याद रखना आप। ये ना 2022 से स्टार्ट किया गया था, फरवरी 2022 में लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ था। तो दीनानाथ इनके फादर का नाम था। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये देना स्टार्ट किया 24 अप्रैल को। अब हर साल ये 24 अप्रैल को मिलता है, 24 अप्रैल को। अब आपको ये सारे याद करने हैं। 24 अप्रैल 2022 में पहली बार ये किसको मिला था? तो पहली बार तो मिला ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। फर्स्ट टाइम तो ये मोदी जी को मिल गया, ठीक है ना। अब 2023 का किसको मिला ये? तो अगले ही साल ये मिला था आशा भोसले जी को मिला था, ठीक है ना। आशा भोसले जी को मिला था 2023 का। और 2024 का ये किसको मिला? तो ये मिला है अमिताभ बच्चन को मिला है, ठीक है ना। ये मिला है किसको? अमिताभ बच्चन को मिला है, अमिताभ बच्चन। और 2025 का किसको मिला? सही है, 2025 का ये मिला है कि कुमार मंगलम बिरला को मिला है, ठीक है ना। कुमार मंगलम बिरला को मिला है, कुमार मंगलम बिरला जो है ना, उनको मिला है 2025 का। ये सारे याद करने हैं तुम्हें। 22 से स्टार्ट करना। 22 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 23 आशा भोसले, 24 अमिताभ बच्चन और 25 कुमार मंगलम बिरला को। तो दोनों सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। 2024 का यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड के रूप में किसे सम्मानित किया गया? ये अद्वैत नायर को किया गया है। ये को फाउंडर है नाइका की, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इनको ये अवार्ड दिया है। याद रखना आप लोग, अद्वैता नायर इनका नाम है। नाइका तो ब्रांड जानते ही होंगे, गर्ल्स तो खैर जरूर जानती होंगी। रोमन रोलांड अवार्ड है 2024, ये किसे मिला है? ये मिला है पंकज कुमार चटर्जी को मिला है। रोमन रोलैंड अवार्ड पंकज कुमार चटर्जी। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित जीडी बिरला अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो जीडी बिरला अवार्ड मिला है किसको सर? अदिति सेन डे को। अदिति सेन डे को मिला है ये अवार्ड। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसको मिला है? क्रिस्टियाना पिस्कोवा को। क्रिस्टियाना पिस्कोवा को मिला है ये। और ये इवेंट हुआ था, मुंबई के अंदर हुआ था। क्रिस्टियाना पिस्कोवा चेक रिपब्लिक की है, ध्यान रखना। रनर अप कौन थी इसमें? यास्मीना जाइटॉन थी, जो लेबनान की थी। सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है प्रभा वर्मा को मिला है। 33rd सरस्वती सम्मान लिटरेरी अवार्ड है, के बिरला ग्रुप ही देता है इसको। और रुद्र सात्विकम जो है ना, इनके लिए मिला है। ये सरस्वती अवार्ड पहली बार सबसे मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था सबसे पहली बार। ये 2023 के विनर थे प्रभा वर्मा, मलयालम पोइट थे ये। एबेल अवार्ड,
ये मैथमेटिक्स का नोबेल कहलाता है। इसका क्वेश्चन जीके में ये ज्यादा फेमस है कि मैथमेटिक्स का नोबेल किसे कहते हैं, एबेल को कहते हैं। और ये मिला है मिशेल टेलग्रेंड को मिला है 2024 का मैथमेटिक्स नोबेल अवार्ड के नाम से जानते हैं। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये टॉप 50 इंपॉर्टेंट आपके सारे के सारे जो है ना वो हैं अवार्ड्स हैं। इनको प्लीज आप लोग जो है ना अच्छे से याद करोगे। ये 2024 और कुछ मतलब 23-22 का जो भी एक दो था बीच में, वो मैंने जैसे लता दीनानाथ मंगेशकर हो गया, ये याद करने। इससे पीछे अवार्ड वाले में हमें नहीं जाना, कोई जरूरत नहीं है उससे पीछे जाने की। मतलब आपका ये पैकअप हो गया एक टाइप का, यूं समझो पूरा 24 का आपका निचोड़ निकाल दिया। जो जो थे मुझे लगे इंपॉर्टेंट वो मैंने टॉप 50 में तैयार कर लिए थे। और 25 के तो जितने भी आपके करंट अफेयर मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस दे रखी है उनमें सब में है ही है। इसके अलावा इन फ्यूचर आगे जो और क्लासेस आएंगी उनके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट डेटा होगा वो तो मैं आपको शेयर करने ही वाला हूं। लेकिन ये एक वेरी इंपॉर्टेंट डेटा था, प्लीज इसको एक बार आंखों के आगे से सबको निकाल जरूर लेना, पढ़ लेना आप लोग। मैं फिलहाल के लिए आपको जस्ट इसकी रिवीजन देने वाला हूं, ठीक है ना। एक बार के लिए फिर से हम लोग इसको पूरे डेटा को स्पीड में 2x की स्पीड पे पूरा कंप्लीट जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। चलिएगा फटाफट, क्या था सबसे पहले क्या बताया था, ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है सर, अनोरा को मिला है बेस्ट ऑस्कर 2025 के लिए। गणतंत्र दिवस की जो परेड थी, रिपब्लिक डे की परेड 25 की, उसमें कौन सा स्टेट टॉप पे था, यूपी टॉप पे आया था। उसके बाद में व्यास सम्मान 34वां किसे मिला, ये मिला है सूर्यबाला को मिला है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 में मिला है, पर 24 के लिए था। ये कितने लोगों को, 4 लोगों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया था किसको, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर। अर्जुन अवार्ड टोटल 34 लोगों को मिला था। फीफा पुरुष खिलाड़ी अवार्ड किसको मिला सर, विनीसियस जूनियर को मिला था ये। और साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश के लिए किसको मिला, तो ये स्ट्राइन गिल को मिला। हिंदी के लिए गगन गिल को मिला था। यूएस चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है, ये मिला माधव गॉडगिल को मिला। और मिस इंडिया यूएसए 2024 है, ये मिला है कैटलिन सेंड्रा नील को। 2024 में मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब मिला है विक्टोरिया केजोर थिलिंग को। उसके बाद बुकर अवार्ड किसको मिला है, समांता हर्वे को। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है जेनी अर्पनबैक को। ग्लोबल एंटी रेसिज्म अवार्ड किसको मिला है, उर्मिला चौधरी को। बैलॉन डीआर अवार्ड मिला है रोड्री को। और हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है हरमनप्रीत सिंह को। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में, 6th भी वहीं पे ही है। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसको, फिलिप नॉइस को, जो कि ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर है। मानवतावादी अवार्ड मिला है किसको, मोहन जी को। और शास्त्र रामानुजित पुरस्कार मिला है किसको, अलेक्जेंडर डन को। फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2024 ये मिला है निकिता पोरवाल को। 5वां राष्ट्रीय जल अवार्ड मिला है ओडिशा को, पानी बचाने के मामले में सबसे आगे कहिएगा। आईएएफ विश्व अंतरिक्ष अवार्ड मिला है किसको, एस सोमनाथ को। नोबेल प्राइज कितने फील्ड में मिलता है, 6 फील्ड में दिया जाता है। 1901 से इसको स्टार्ट किया गया था। 24 का नोबेल प्राइज साहित्य में मिला था, हांगकांग को मिला था। शांति में मिला था, निहोन हिंडन-क्यो को मिला था। ये दो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसको मिला, रिया सिंघा को मिला। हयाओ मियाज़की को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, जापान की है ये। और पोषण ट्रैकर पहल जो स्टार्ट की है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसे मिला, तो ये मिला है सर ध्रुवी पटेल को। विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है गोविंद पद्मनाभन को मिला है ये, लेकिन इनमें से टोटल वैसे 33 लोगों को मिला है, लेकिन उनमें से विज्ञान रत्न अवार्ड गोविंद राजन पद्मनाभन है। विज्ञान श्री 13 साइंटिस्ट, विज्ञान युवा विज्ञान टीम अवार्ड मिला चंद्रयान 3 की टीम को। नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है 2024 का आटम मूवी को मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड। किस शहर को विश्व शिल्प शहर का अवार्ड मिला, तो ये श्रीनगर को मिला है शिल्प शहर का। ये मतलब क्राफ्ट सिटी हो गया, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी चौथा हमारा। एक जयपुर भी है, एक मामलापुरम भी है, एक मैसूर भी है, ठीक है। इसके बाद में 12वां विश्व हिंदी सम्मान किससे मिला, डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। पेन प्रिंटर अवार्ड किसको मिला है सर, ये अरुंधति रॉय को मिला है। और 2024 का बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड किसको मिला सर, वो महाराष्ट्र को मिला है। और प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिला है इस बार अभिनव बिंद्रा जी को। इसके बाद में रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड आरबीआई को मिला। और इसके बाद में यूएन एजेंसी ने रिसेंटली भूमि नायक का अवार्ड दिया है सिद्धेश कोरे को।
इंटरनेशनल बुकर अवार्ड अभी बताया था, जेनी अर्पनबैक थे ही आपके। इसके अलावा हेल्थ प्रमोशन के लिए प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला है किसको, निमंस को। ये बेंगलुरु की इंस्टीट्यूट है, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आलोक शुक्ला जी को मिला। और शाह अवार्ड मिला है श्रीनिवास आल कुलकर्णी को। गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला था आपका, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला था कांस फिल्म फेस्टिवल में, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन विटली, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि आसाम से है। अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड मिला है मीना चरंदा को सॉरी। स्पोर्ट्स लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है नोवाक जोकोविच को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 22 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 23 आशा भोसले, 24 अमिताभ बच्चन, 25 कुमार मंगलम बिरला। ये सारे याद रखने 22 से आपको। ग्लोबल लीडर अवार्ड के रूप में अद्वैत नायर को मिला है, ये नायका की को फाउंडर है। रोमन रोलैंड अवार्ड मिला है किसको, पंकज कुमार चटर्जी को। जीडी बिरला अवार्ड मिला है किसको, आदिति सेंडे को। मिस वर्ल्ड 2024 का मिला है क्रिस्टीना पिस्कोवा को, जो कि चेक रिपब्लिक की है। और सरस्वती सम्मान मिला प्रभा वर्मा को 2023 का। एबेल अवार्ड मिला है किसको, मिशेल टेलग्रेंड को मिला है, जो कि मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहलाता है आपका। ठीक है, ये था हमारा आज का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर। प्लीज इसको पढ़ लेना, कंप्लीट आपको पीडीएफ दे दूंगा। फिर मिलूंगा एक और अगली क्लास में, जिसके अंदर आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर, अपना ख्याल रखना, राधे राधे।